लास्ट वीडियो में हमने प्रयोजनवाद तक पढ़ लिया था। आज हम भारतीय विचारकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहले थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के क्या कथन थे शिक्षा को लेकर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, जिस भी दार्शनिक के बारे में पूछा है तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो। उसका उसने जो कथन कहे कि बातें कही बहुत सारी लिख दो। ठीक है, तो पहले कि स्वामी विवेकानंद जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या क्या होगा कि 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। एक नंबर में ये पूछा जा सकता है कि 1897 में किस मिशन की स्थापना की थी, या रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की विवेकानंद ने, तो 1897 में की। अब स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है, तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डीएलएड में आ चुकी है एक बार। ठीक है, और कई बार पूछी जाती है, टेट वगैरह में भी आ जाती है। तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, स्वामी विवेकानंद का कथन है। उनका मत था कि शिक्षा वह नहीं है जो मस्तिष्क में भर दी जाए, ऐसी शिक्षा केवल जानकारी का ढेर मात्र है। सच्ची शिक्षा तो मानव निर्माण की शिक्षा है। इनका कहना था कि शिक्षा वह नहीं है जो आपके दिमाग में भर दी जाए। ठीक है, जो जानकारी आपको स्कूल में पढ़ाई जा रही है, किताबी जो ज्ञान है आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वो शिक्षा नहीं है, वो सिर्फ जानकारी का ढेर है। ठीक है, सच्ची शिक्षा वह है जिसमें मानव का निर्माण हो। ठीक है, मानव को अच्छी चीज़ें सीखे, ऐसी चीज़ें जो उसके जीवन भर काम आए। ठीक है, तो वह शिक्षा है, ना कि जानकारी मात्र। तो ये शिक्षा का अर्थ हो गया स्वामी विवेकानंद के अनुसार। अब शिक्षा का उद्देश्य, तो भाई सारे उद्देश्य आप लिख देंगे। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, तो स्वामी जी ने अपने द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों को स्थान दिया। उनके अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य आध्यात्मिक विकास करना है। ठीक है, तो ये भी आध्यात्मिक विकास पर ज़्यादा जोर देते थे। और इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में किसे शामिल किया, तो जो व्यवहारिक विषय होते हैं उन्हें शामिल किया। स्वामी जी ने अपने पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, कला, कृषि, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, दर्शन, उपनिषद आदि विषयों को शामिल किया है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम इनके अनुसार क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए, अगर इनके बारे में भी लिखना है, ये जितने भी विचारक हैं, तो आपको हेडिंग वही याद करनी पड़ेंगी जो आपने आदर्शवाद प्रकृतिवाद में याद की थी। ठीक है, पाठ्यक्रम है, शिक्षक शिष्य संबंध है, ये सारी चीज़ें। तो आप वही हेडिंग यहाँ पे भी लिख सकते हैं और इनके बारे में लिख सकते हैं बनाकर। ठीक है, अब जैसे शिक्षक छात्र संबंध, उसमें आदर्शवाद में कैसा था, प्रतिवाद में कैसा था, अब इनके अनुसार कैसा है। तो शिक्षक को इन्होंने पथ प्रदर्शक माना। स्वामी जी के अनुसार बालक शिक्षा का केंद्र है। वे बालक को ज्ञान का भंडार मानते हैं। ठीक है, तो शिक्षक को क्या मानते हैं, पथ प्रदर्शक है, जो रास्ता दिखाता है बच्चों को। स्वामी जी के अनुसार जो बालक है वो शिक्षा का केंद्र है। इन्होंने भी बालक को केंद्र में रखा है और बालक को ज्ञान का भंडार माना है। फिर शिक्षण विधि इनके अनुसार कौन सी होनी चाहिए, तो वाद विवाद, तर्क और व्याख्या विधि। ठीक है, ये यूज़ करते थे, इन्होंने इन विधियों का शामिल किया अपने पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो वाद विधि का यूज़ करना, हमें तर्क का यूज़ करना, व्याख्या यूज़ करना इनके अनुसार। अनुशासन की बात ये क्या कर रहे हैं कि शारीरिक दंड के ये घोर विरोधी थे। कठोरता की बजाय सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का समर्थन किया। तो ये भी शारीरिक दंड को गलत मानते कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा प्रकृतिवाद मानता था, वैसे ये दंड के बारे में सोचते थे कि शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए बच्चों को, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, बच्चे अपने आप सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो ये अनुशासन है इनके अनुसार। अब स्त्री शिक्षा के इस बारे में इनका क्या कथन था, तो वो है कि स्वामी जी बालकों के समान बालिकाओं को भी शिक्षा देने के समर्थक थे। उनका मत था कि प्रथम अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वह आपको बताएंगी कि उनके लिए कौन सा सुधार आवश्यक है। ठीक है, तो इनका बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने कही थी कि पहले क्या करो कि जितनी भी लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको शिक्षा दो। ठीक है, उसके बाद वो खुद बताएंगी कि उनके लिए कौन कौन से सुधार जरूरी हैं समाज में। राष्ट्र के पतन का कारण उन्होंने जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा बताया। इसी कारण उन्होंने जन शिक्षा पर भी बल दिया। ठीक है, जो जन सामान्य की शिक्षा है, सबको शिक्षा नहीं मिलती थी उस समय। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जन सामान्य को शिक्षा दो। ठीक है, उनकी उपेक्षा के कारण ही हमारी प्रगति नहीं हो पा रही। इसी कारण उन्होंने जन शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया। तो ये स्वामी विवेकानंद के बारे में जितनी भी चीज़ें थी हमने सारी पढ़ ली हैं। अब हमारे दूसरे विचारक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर का जन्म 6 मई सन 1861 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था, मतलब 2 साल पहले हुआ था। किससे 2 साल पहले हुआ, तो स्वामी विवेकानंद से, 6 मई 1861 में। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। टैगोर का परिवार धनी था, परंतु सादा जीवन उस परिवार की विशेषता थी। ठीक है, तो सादा जीवन उच्च विचार, ऐसी इनकी विशेषता थी। इनका जन्म कब हुआ, तो 6 मई 1861 को हुआ था कलकत्ता में। पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और इनका जो परिवार था वो काफ़ी धनी था। ठीक है, परंतु ये सादा जीवन जीते थे। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। कई बार ये क्वेश्चन आता है, जीएस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में पहला नोबेल किससे मिला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला, तो 1913 में मिला। किसके लिए मिला, तो साहित्य के लिए मिला था। और क्या लिखा था इन्होंने, तो गीतांजलि की रचना की थी। ठीक है, गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, जिसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था।
महात्मा गांधी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो किसने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी? तो महात्मा गांधी ने दी। टैगोर ने 1901 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की। सन 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, तो जो टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, 1901 में इन्होंने बोलपुर में क्या किया था? शांति निकेतन की स्थापना की। तो क्वेश्चन आएगा कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। कब की? तो 1901 में की। कहाँ की? तो बोलपुर में की। ठीक है, शायद बोलपुर पश्चिम बंगाल साइड में ही है। तो सन 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय का विकास हुआ। ठीक है, विकसित किया गया शांति निकेतन के अंदर ही। अब शिक्षा का अर्थ क्या है इनके अनुसार? टैगोर एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। ठीक है, जो आदर्शवादी विचारधारा थी उसी के समर्थक थे। वे सत्यम शिवम एवं अध्यतम धारणा में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो जो सत्यम शिवम सुंदरम वाली जो धारणा है उसमें ये विश्वास रखते थे। टैगोर का मानना था कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है वरन जीवन की बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य बनाती है। इन्होंने सा विद्या च विमुक्ति का समर्थन किया। अब कई बार ये क्वेश्चन आया है डीएलएड में, ये शायद आ भी चुका है क्वेश्चन कि सा विद्या या विमुक्ति किससे संबंधित है? तो आदर्शवादी विचारधारा है ये। और किसने ये कथन कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का ये कथन है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये लाइन बोली है। ये चीज़ याद रखना, टैगोर जो थे वो एक आदर्शवादी थे। वे सत्यम शिवम में सुंदरम की जो धारणा थी उसमें विश्वास रखते थे। टैगोर का मानना था कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना प्रदान नहीं करती बल्कि हमें सामंजस्य स्थापित करना भी सिखाती है किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, जैसे हम लखनऊ में रह रहे हैं या हम मान लिया कानपुर चले गए या हम मान लिया किसी पहाड़ी इलाके में चले गए, लेकिन हम वहाँ के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ बॉडी से नहीं लेकिन मानसिक रूप से सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हैं, तो वही शिक्षा है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा? सा विद्या या विमुक्ति का समर्थन किया था। ये चीज़ याद रखना, लाइन इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य तो सारे सेम उद्देश्य हैं, वही लिख देंगे आप। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, उन्होंने व्यक्तित्व के विकास में पाठ्यक्रम की वकालत की, अर्थात जीवन के सभी पक्षों का विकास करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम ऐसा शामिल किया जाए जिसमें जीवन के जितने भी पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सारे पक्ष जितने भी पक्ष हैं उन सभी का विकास हो। उन्होंने साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, संगीत, प्रयोगशाला, पर्यटक, नाटक, समाज सेवा आदि का अध्ययन करने पर जोर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, तो साहित्य को भी शामिल किया, इतिहास शामिल, भूगोल, विज्ञान, मतलब जितने भी सब्जेक्ट आज के हैं ना सारी इन्होंने शामिल कर रखे थे उसमें। और उसमें समाज सेवा पर ध्यान रखना कि समाज सेवा को भी इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में ही शामिल किया था। शिक्षण विधि की अगर बात करें तो शिक्षण विधियों का कौन कौन सा इन्होंने शिक्षण विधि के बारे में बताया कि निरीक्षण द्वारा सिखाना चाहिए, क्रिया के द्वारा सिखाना चाहिए, भ्रमण विधि के द्वारा सिखाना चाहिए, प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए और वाद विवाद विधि का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, शिक्षण में ये किसका कहना था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था। अब शिक्षक छात्र संबंध कैसा होना चाहिए? तो इनका मानना था कि गुरु मित्रवत बालक का मार्गदर्शन करे, शिष्य गुरु की हर आज्ञा का पालन करे व उसके व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका मानना था कि जो गुरु है वो एक मित्र की भांति बालक का मार्गदर्शन करे। ठीक है, उसे बताए, उसे रास्ता दिखाए, और जो शिष्य है वो गुरु की हर आज्ञा का पालन करे एवं उसके व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अब अनुशासन की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि वे कठोर अनुशासन के पक्षधर नहीं थे। अनुशासन का अर्थ है स्वाभाविक अनुशासन। उनका मानना था कि बच्चों पर दंड के प्रयोग से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इनका भी सेम वैसे ही कहना था, थे ये आदर्शवादी, लेकिन ये अनुशासन में कहने का मतलब इनका क्या था कि कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुशासन का अर्थ है कि स्वाभाविक अनुशासन, जो बच्चा स्वयं रखता है अनुशासन। ठीक है, वो ऐसे अनुशासन के पक्ष में थे। इनका मानना था कि बच्चों को अगर आप दंड देंगे तो उन्हें आप नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो अनुशासन के बारे में ये कथन थे इनके। परीक्षा के बारे में क्या इन्होंने कहा कि रटंत विद्या के ये घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि परीक्षा वास्तविक रूप से बालक का मूल्यांकन करने वाली हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, परीक्षा ऐसी हो जिससे वास्तविक रूप से उनका मूल्यांकन हो सके। ऐसा नहीं जो आज के टाइम पे चल रही कि हम रट कर जाते हैं और एग्जाम दे देते हैं जाके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब स्त्री शिक्षा और जन सामान्य की शिक्षा के बारे में क्या कहा? तो स्त्री शिक्षा एवं जन सामान्य की शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया था। अब विश्व भारती जो इन्होंने स्थापना की थी शांति निकेतन के अंदर, उसकी विशेषताएं क्या थी? तो उसमें प्राकृतिक परिवेश है, सांस्कृतिक समन्वय है, पृथक छात्रावास रखा गया है, जो शिक्षक है वो काफ़ी श्रेष्ठ है। ठीक है, छात्र न्यायालय की व्यवस्था की गई है, विशाल पुस्तकालय है। वैसे ये मुश्किल है आए, लेकिन फिर भी पॉइंट्स हैं तो याद कर लेना। अब हम देखेंगे हमारे तीसरे विचारक जो है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया था। गांधी जी ने भारतीयों की दशा सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए थे। ठीक है, तो इतना तो आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी के बारे में। अब इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? तो वही फेमस इनकी डेफिनेशन आत्मा वाली। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा से अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है, मैंने कहा था आत्मा है तो समझ लो गांधी जी की है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ गांधी जी ने किया था। तो इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया कि बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, ठीक है, इन सभी का जो प्रारंभ है किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था।
इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो वही सेम उद्देश्य है, वही लिख देंगे आप। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए इनके अनुसार, तो गांधी जी ने अपने पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प, कृषि, चर्मकार, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, कताई बुनाई, मत्स्य पालन, शारीरिक शिक्षा आदि को स्थान दिया। ठीक है, तो याद रखना इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में हस्तकला से शिल्प, हस्तकला है, शिल्प वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल की थी, ताकि बच्चे पढ़ाई के बाद क्या है कि ऐसी चीज़ें कर सकें जो उनके जीवन पे कभी काम आ सके। जैसे क्या कि अगर वो कताई बुनाई सीख लेंगे तो हो सकता है कि अगर बाद में अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो कताई बुनाई से संबंधित जो भी बिजनेस होगा वो तो कर सकते हैं ना। तो ऐसा सिलेबस रखना चाहिए इनके अनुसार, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो जीवन में काम आ सके। ठीक है, इसलिए इन्होंने हस्तकला पर ज़्यादा विशेष स्थान दिया था और उसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया था। और गांधी जी ने कहा कि सभी विषयों की शिक्षा मातृभाषा द्वारा देना चाहते थे। मतलब गांधी जी चाहते थे कि जितने भी विषय हैं उन सभी की शिक्षा बच्चों को किस में दी जाए, तो मातृभाषा में दी जाए, ना कि इंग्लिश में या कोई अन्य भाषा में, मातृभाषा में दी जाए। शिक्षण विधि की अगर हम बात करें इनके अनुसार, तो गांधी जी का मानना था कि शिक्षण विधि ऐसी हो जिसमें बालक स्वयं करके सीखे, अपने अनुभव मतलब एक्सपीरियंस से सीखे, निरीक्षण द्वारा सीखे, प्रयोग द्वारा सीखे और स्वाध्याय द्वारा सीखे। ठीक है, तो शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए गांधी जी के द्वारा। अब शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा का माध्यम तो हमने देख लिया कि मातृभाषा में सिखाओ बच्चों को। और शिक्षक एवं छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए, तो बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है, उसे स्वाध्यायी एवं लगनशील होना चाहिए। छात्रों को सदैव सादा जीवन, उच्च विचार रखने चाहिए। शिक्षक एक मार्गदर्शक है, शिक्षक विद्वान व सदाचारी हो और अपने विषय में प्रवीण हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा पहले तो स्टूडेंट के बारे में क्या कहा कि जो स्टूडेंट है वो शिक्षा का केंद्र बिंदु है, सारी चीज़ें उसी को देखकर हम बना रहे हैं। उसे स्वाध्यायी होना चाहिए और लगनशील होना चाहिए अपने काम में, और हमेशा उसे सादा जीवन जीना चाहिए और उच्च विचार रखने चाहिए। टीचर के बारे में क्या कहा कि एक मार्गदर्शक है जो बच्चों को मार्गदर्शन करता है। ठीक है, बच्चों का मार्गदर्शन करता है। एवं जो टीचर है उसे विद्वान एवं सदाचारी होना चाहिए और अपने विषय में प्रवीण होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि गांधी जी ने स्त्री शिक्षा और जन शिक्षा की भी बात की है। ठीक है, स्त्री शिक्षा और जन शिक्षा के भी समर्थक थे। अब नेक्स्ट है अनुशासन। तो अनुशासन कैसा होना चाहिए इनके अनुसार, तो दमनात्मक की बजाय प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में थे। गांधी जी ने कहा है कि शारीरिक दंड से छात्र एवं शिक्षक के मध्य आत्मीयता का संबंध नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये भी नहीं चाहते थे बच्चों को मारो पीटो आप। उन्होंने कहा कि प्रभाव डालो उनके ऊपर, ऐसा समझाओ उन्हें, ऐसे समझाओ कि उनके प्रभाव पड़े और वो अनुशासन में रहें। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप शारीरिक दंड देते हैं तो आप बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे, ना ही अच्छे संबंध बनेंगे आपके उसके साथ। अब आ गया गांधी जी का जो बर्दा शिक्षा सम्मेलन हुआ था। तो गांधी जी ने 1937 में बर्दा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया। गांधी जी ने जिस बेसिक शिक्षा की नींव रखी थी उसकी विशेषता निम्नवत है। तो उसके बारे में तो हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि 1937 में बर्दा शिक्षा सम्मेलन आया था। ठीक है, गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी, जैसे हम लोग बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। विशेषताएं क्या थी कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ये बात की थी उन्होंने। और बच्चों को केंद्र बिंदु रखा जाए, तब पॉलिसी वगैरह बनाई जाए। फिर ताकि शिक्षा जो है बालक में मानवीय गुणों का विकास करे, समाज सेवा की भावना विकसित करे। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो कि बालक शिक्षा समाप्त करके किसी रोजगार में लग जाए। इसलिए इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में ऐसे चीज़ें शामिल की थी ताकि बच्चे रोजगार उन्हें मिल जाए। ठीक है, पढ़ाई पूरी करने के बाद। अब हमारे जो नेक्स्ट आ गए हैं विचारक, भारतीय विचारक, वो हैं गिजुभाई बघेला, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका नाम से आप भले ही छोड़ने की कोशिश करें लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी तो ये है कि आप बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन गिजुभाई बघेला के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनाकर लिख पाएंगे, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तो गिजुभाई बघेला का जन्म 15 नवंबर 1885 को चित्तल, सौराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात में आता है। तो गिजुभाई बघेला का जन्म कहाँ हुआ, तो 15 नवंबर 1885 को चित्तल, सौराष्ट्र में हुआ था। बाल समस्या को शिक्षा दर्शन में प्रमुख स्थान देने में गिजुभाई का अमूल्य योगदान रहा है। ठीक है, तो जो बाल समस्या, जो बच्चों की समस्याएं होती हैं, उसमें इन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन किया था। ठीक है, तो इसमें इनका जो स्थान है वो महत्वपूर्ण रहा है। अब इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए, तो गिजुभाई शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में मानते थे। उनका कहना था कि बालक पुस्तकों व विषय क्षेत्र से सीखने की अपेक्षा स्वयं के मूर्त यथार्थ अनुभव की रचना में जुटा रहता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। ठीक है, बाल केंद्रित रखनी चाहिए हमें शिक्षा, बच्चों को देखकर हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए, पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। इनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं वो पुस्तकों एवं विषय के क्षेत्र से इतना नहीं सीखते, बल्कि जो मूर्त है, जो उनके सामने चीज़ें घट रही हैं उसके माध्यम से वो ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, जो एक्सपीरियंस उन्हें मिलता है उसके माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं, या जो उनके सामने चीज़ें घटित हो रही हैं उसके माध्यम से वो ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो यथार्थ का मतलब यही होता है, मूर्त का मतलब यही होता है जो आपके सामने चीज़ें हो रही हैं। गिजुभाई बघेला ने शिक्षा से संबंधित 14 पुस्तकें लिखी, जिसमें दिवा स्वप्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी, तो इनकी पुस्तकों के नाम भी याद कर लेना। जब मैंने इनके बारे में पढ़ाया था तो कई पुस्तकें बताई थी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी थी, तो दिवा स्वप्न। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल इन्होंने 14 पुस्तकें लिखी थी। तो शिक्षा के उद्देश्य तो आप लिख ही देंगे सारे, वही सेम है। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो क्रियाकलाप, भूगोल, संगीत, नाटक, शैक्षिक भ्रमण, कहानी, खेल आदि पर विशेष स्थान दिया।
गिजू भाई बच्चों को मनोवृत्ति, भावना व संवेग को अच्छी तरह से समझते थे। जो गिजू भाई थे वो शायद मनोविज्ञान के प्रवीण थे, तो अच्छे से बच्चों की मनोवृत्ति को, भावनाओं को, संवेग को वो समझ लेते थे। शिक्षण विधि की अगर बात करें इनके अनुसार, तो ये चाहते थे कि बच्चों को आप खेल विधि से सिखाएं, अनुकरण विधि से सिखाएं, पुनर्बलन विधि से सिखाएं, कहानी एवं नाटक द्वारा सिखाएं, सुलेख आदि जो सुलेख विधि होती है उसके बारे में उसके साथ सिखाएं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें थी शिक्षण विधियाँ कि इन शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए, तो बच्चे अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हैं। गिजू भाई ने मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का गहन अध्ययन किया तथा उसे भारतीय परिवेश के अनुकूल बनाया। उन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की और मातृभाषा क्या बताई, तो मतलब माध्यम क्या बताया, तो मातृभाषा के माध्यम से आपको बच्चों को सिखाना चाहिए। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसने मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का गहन अध्ययन किया और उसे भारतीय परिवेश के अनुकूल बनाया। तो गिजुभाई बघेला ने मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का गहन से अध्ययन किया था और उसे भारतीय परिवेश के अनुकूल बनाया था। और इन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की। ये भी चीज़ याद कर लेना कि बाल मंदिर की स्थापना किसने की थी भारत में, तो गिजुभाई बघेला ने बाल मंदिर की स्थापना की थी। और इनके अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा का माध्यम। अब इनके अनुसार शिक्षक एवं छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए, इन्होंने कहा शिक्षक एक पुजारी के समान है और छात्र देव है। उन्होंने बालकों को बाल देवो भवा की संज्ञा दी। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है एक नंबर में कि बाल देवो भवा की संज्ञा किसने दी है। ठीक है, और किसे दी है, तो गिजुभाई बघेला ने बाल देवो भवा की जो संज्ञा है वो बच्चों को दी है और बताया कि टीचर एक पुजारी है और शिक्षक, और बच्चों को क्या बताया, तो देव बताया। जो स्टूडेंट है वो देव है, मतलब भगवान है, और जो टीचर है वो पुजारी है। ठीक है, और बाल देवो भवा की संज्ञा दी है। ठीक है, 2016 में ये पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब विद्यालय के बारे में क्या बताया, तो बताया कि विद्यालय एक मंदिर है। विद्यालय का वातावरण जो है वो सौहार्दपूर्ण एवं उल्लास में होना चाहिए। ठीक है, कहा कि विद्यालय जो है वो एक मंदिर है जहाँ पर स्टूडेंट देव है और जो टीचर है वो पुजारी है। ठीक है, तो विद्यालय के बारे में कहा कि एक मंदिर है, तो यहाँ का जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, उल्लास में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे डिमोटिवेट रहें, ऐसा वातावरण हो, तो बच्चे जो है वो हमेशा मोटिवेट रहने चाहिए। अब हमारे जो नेक्स्ट विचारक हैं, भारतीय विचारक, वो हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। सभी अच्छे से इनका नाम जानते होंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे हुआ, कब हुआ, तो 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ। वह एक महान शिक्षाविद थे और शिक्षक होने पर उन्हें गर्व था। 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति रहे थे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को, कहाँ पर, तमिलनाडु में। और ये एक महान शिक्षाविद थे और शिक्षक होने पर इन्हें गर्व था। और इनका जन्म जो है हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, तो 5 सितंबर को जो भारत का टीचर्स डे मनाते हैं हम लोग, इन्हीं के जन्मदिन पर मनाते हैं और इन्हीं के लिए मनाते हैं। अब इनके विचार क्या थे, इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ही ईश्वर की प्रतिमा है। धर्म का लक्ष्य अंतिम सत्य पर अनुभव है। समय मूल्यवान आवश्यक है, परंतु समय से भी मूल्यवान है सत्य। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें छोड़िए, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुरुदेव के नाम से कौन व्यक्ति विख्यात है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो गुरुदेव के नाम से विख्यात है। पांडिचेरी में किस शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी, तो पांडिचेरी या इसे पंडुचेरी भी कहते हैं अब, तो यहाँ पर किस शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की, तो श्री अरविंद घोष ने पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना की थी, अरविंद घोष ने। ठीक है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा व दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, तो गिजुभाई। 2 पुस्तकें हैं इनकी, दोनों पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना नाम इनके, कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा ये आई थी, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको बताया भी था कि ये पुस्तक किसकी थी, तो गिजुभाई बघेला की थी। और दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, तो गिजुभाई बघेला ही है। तो हमने भारतीय विचारकों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पाश्चात्य विचारक। ठीक है, जो यूरोप के विचारक थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहले हैं प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रॉवेल, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, इन पांचों के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले हम प्लेटो से शुरुआत करते हैं। प्लेटो कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। प्लेटो महान दार्शनिक, राजनीतिक, गणितज्ञ, समाज सुधारक एवं शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, सारी चीज़ें थे ये। दार्शनिक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, गणितज्ञ भी थे, समाज सुधारक भी थे और शिक्षा शास्त्री भी थे। इनका जन्म 427 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ था। ठीक है, एथेंस का नाम आप अच्छे से जानते होंगे, यूनान कहते हैं इसे हम। तो प्लेटो का जन्म कहाँ पे हुआ था, एथेंस में हुआ था या यूनान में हुआ था। ठीक है, ये दार्शनिक भी थे, राजनीतिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, समाज सुधारक भी थे, सब कुछ थे। अब प्लेटो की रचनाएं कौन सी हैं, रचनाएं इन सबकी याद कर लेना। ठीक है, वो 1 नंबर में पूछा जा सकता है रचनाएं जितनी भी हैं। तो प्लेटो की जो रचनाएं थी वो द रिपब्लिक, एपोलॉजी, क्राइटो आदि इनकी रचनाएं थी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द रिपब्लिक। इसे याद कर लेना कि द रिपब्लिक किसकी रचना है, तो प्लेटो की रचना है। ठीक है, एपोलॉजी भी इनकी है और क्राइटो भी इनकी है। अब इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए, प्लेटो के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालक को उचित आदतों के द्वारा सद्गुण की प्रवृत्ति उत्पन्न कराता है। ठीक है,
तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है कि उस प्रशिक्षण से, उस ट्रेनिंग से है जो बालकों के अंदर क्या करता है, उचित जो आदतें हैं उनका विकास करता है, और उससे क्या होता है कि सद्गुण की प्रवृत्ति उनके अंदर उत्पन्न होती है। प्लेटो शिक्षा को नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया मानते हैं। उन्होंने शिक्षा को सद्गुणों को प्रकट करना माना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ देना, ऊपर की 3 लाइनें पढ़ लेना कि शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से जो बालकों के अंदर उचित आदतों के द्वारा सद्गुण की प्रवृत्ति उत्पन्न कराता है। इसके बाद है शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के उद्देश्य में आप सेम चीज़ें वही लिख देंगे। अब इनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो प्लेटो ने शिक्षा को 3 भागों में बांटा एवं उसके अनुरूप पाठ्यक्रम को निर्धारित किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, शिक्षा को 3 भागों में बांट दिया था, उसके अनुरूप ही इन्होंने पाठ्यक्रम निर्धारित किया। तो पहला था प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में इन्होंने किसे शामिल किया, तो खेल कूद को, व्यायाम को, संगीत, गणित, इतिहास, विज्ञान, ये सारे विषय जो थे वो पाठ्यक्रम में शामिल किए थे। दूसरा था माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में उन्होंने गणित को इंपॉर्टेंस दी, कविता, संगीत, सैन्य प्रशिक्षण, शिष्टाचार, धर्मशास्त्र आदि। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए किसमें, माध्यमिक शिक्षा में। उसके बाद इन्होंने बांटा उच्च शिक्षा में। और उच्च शिक्षा में कौन सी चीज़ें थी, तो दर्शन, नीतिशास्त्र, कानून, आध्यात्मिक शिक्षा आदि पर बल दिया। ठीक है, तो याद कर लेना प्लेटो की जो पाठ्यक्रम है यही पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि 3 भागों में इन्होंने बांट रखा था शिक्षा को, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। प्राथमिक में जो सिलेबस रखा इन्होंने उसमें खेलकूद, व्यायाम, संगीत, गणित, इतिहास ये सारी चीज़ें शामिल की। माध्यमिक में गणित, कविता, संगीत, सैन्य प्रशिक्षण, शिष्टाचार और धर्मशास्त्र को शामिल किया। और उच्च शिक्षा में दर्शन है, नीति शास्त्र है, कानून है, आध्यात्मिक शिक्षा है, इस पर बल दिया था। ठीक है, अब इनके अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए वो देख लेते हैं। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात द्वारा अपनाई गई प्रश्नोत्तर विधि को ही स्वीकार किया। इसके अलावा प्लेटो ने खेलकूद, अनुकरण, कहानी विधि को भी अपनाने पर बल दिया। ठीक है, जो प्लेटो थे तो इन्होंने कौन कौन सी विधि को अपनाया, तो सबसे पहले तो इनके गुरु थे सुकरात। ठीक है, उन्होंने आपको पता कि प्रश्नोत्तर विधि दी थी जिसे हम सुकराती विधि भी कहते हैं, तो उस विधि को उन्होंने अपना लिया था। उसके साथ साथ इन्होंने खेलकूद, अनुकरण, कहानी विधि इनको भी अपनाने पर जोर दिया। अब इनके अनुसार अनुशासन देखें तो प्लेटो अनुशासन को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। उनका विश्वास था कि कठोर नियंत्रण व अनुशासित जीवन से ही सद्गुणों का विकास संभव है। ठीक है, तो अनुशासन इन्होंने कहा कि हाँ, कठोर अनुशासन होना चाहिए बच्चों के ऊपर, क्योंकि अगर अनुशासन में बच्चे नहीं होंगे तो वो चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये चाहते थे कि कठोर अनुशासन होना चाहिए। अब है प्लेटो का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो प्लेटो का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए, स्त्री शिक्षा को आवश्यक बताया, आयु के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया, शिक्षा का कार्य सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों को प्राप्त करना बताया, औद्योगिक शिक्षा की उन्नति के प्रयास किए। प्लेटो ने एकेडमी नामक संस्था स्थापित की थी। ठीक है, 1 नंबर में ये चीज़ याद कर लेना, ये आ चुका है। ठीक है, कि एकेडमी नामक संस्था किसने स्थापित की थी, तो प्लेटो ने एकेडमी नामक संस्था स्थापित की थी। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है इनका, तो सभी को समान अवसर दिए शिक्षा के, स्त्री शिक्षा को इंपॉर्टेंट बताया, कहा कि आयु के अनुसार पाठ्यक्रम को निर्धारित करो आप। ठीक है, इन्होंने किया भी था, आपने देखा पाठ्यक्रम को। और शिक्षा का जो कार्य है वो सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों को प्राप्त करना बताया। औद्योगिक शिक्षा की उन्नति पर भी इन्होंने बल दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जो हमारे दूसरे पाश्चात्य विचारक है वो हैं रूसो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, तो इनका जो जन्म था वो 1712 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। रूसो महान शिक्षा सुधारक, राजनीतिक विचारक एवं समाज सुधारक थे। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें याद कर लेना कि समाज सुधारक, शिक्षा, राजनीतिक विचारक, ये सारे सभी लोग हैं। ठीक है, सबके अंदर ही आ जाता है ये सारी चीज़ें, तो लिख देना ये सेम लाइन, बस जन्म याद रखना कहाँ पे हुआ था इनका। तो इनका जो जन्म है वो जेनेवा में हुआ 1712 में, और ये एक महान शिक्षा सुधारक थे, राजनीतिक थे, विचारक थे और समाज सुधारक थे। रूसो की रचनाएं अगर देखें इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना। अमील कई बार पूछी गई है, तो अमील, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द ऑरिजिन ऑफ इनक्वलिटी अमंग मैन। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, रूसो की हैं। कौन कौन सी है, तो अमील, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी अमंग मैन, जितनी भी रचनाएं हैं ये सारी किसकी हैं, तो रूसो की हैं। अब इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, तो रूसो को आप सुन चुके हैं नाम कि ये प्रगतिवादी थे। ठीक है, ये प्रगतिवादी विचारक थे। इनके अनुसार बालकों की शिक्षा के लिए प्राकृतिक वातावरण की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप बालकों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो इन्होंने कहा कि उसके लिए प्राकृतिक वातावरण बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने ही कहा था प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना कि रूसो ने कहा था प्रकृति की ओर लौटो। रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुट होती है, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। देखिए, जो लास्ट वाली लाइन है ये विवेकानंद से मिलती है, लेकिन जो पहली लाइन है उस पर फोकस करना कि वो रूसो के अनुसार है। ठीक है, कि अगर इसमें लिखा कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुट होती है, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, तो ये रूसो का कथन हो जाएगा। लेकिन शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है व्यक्ति के, अगर खाली ये लाइन है तो मतलब है स्वामी विवेकानंद की है। फिर वही उद्देश्य आ गए। उद्देश्य तो खाली पेज भरने के लिए दिए जाते हैं। फिर है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा इन्होंने, रूसो ने
मानव जीवन को 4 अवस्था में बांटा और उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारित किया। ठीक है, जैसे उन्होंने 3 भागों में बांटा था प्लेटो ने, रूसो ने क्या किया, जो मानव जीवन है इसे 4 भागों में बांट दिया। इसने उन्होंने क्या किया, पूरे जीवन को बांटा 4 भागों में। तो हम मनोविज्ञान में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था को पहले बांटा 1 वर्ष से 5 वर्ष तक, जिसमें क्या कि ज्ञानेंद्रियों का विकास किया जाए और वार्तालाप से बच्चों को सिखाया जाए, ऐसा इन्होंने कहा। दूसरा था बाल्यकाल, जिसे हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। तो इसका टाइम पीरियड था 6 से 12 वर्ष। इन्होंने कहा कि इसमें नैतिक शिक्षा दी जाए बच्चों को और बच्चों को एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव द्वारा सिखाया जाए। तीसरा इन्होंने बांटा 12 से 15 किशोरावस्था। ठीक है, इन्होंने अपना टाइम पीरियड दिया कि किशोरावस्था जो है वो 12 से 15 तक की एज का है। और इसमें इन्होंने कहा कि विज्ञान है, भाषा है, गणित है, चित्रकला है, संगीत है, व्यावसायिक शिक्षा आदि शिक्षाएं दी जाएं। ठीक है, ये सारे इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किए। और युवावस्था इन्होंने बांटा है 15 से 20 वर्ष तक। इसमें इन्होंने संगीत है, कला है, नैतिक शिक्षा है एवं काम शास्त्र पर स्थान दिया कि ये सारी चीज़ें सिलेबस में शामिल की जाएँ, पाठ्यक्रम में शामिल की जाएँ। ठीक है, तो देख लिया अपने पूरे जीवन को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। उसके अनुरूप इन्होंने पूरे पाठ्यक्रम को बांटा है कि शैशवावस्था होगा तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप सिखाएं और वार्तालाप के माध्यम से सिखाएं। बालकाल में नैतिक शिक्षा दें, बच्चों को एक्सपीरियंस से सिखाएं। किशोरावस्था में विज्ञान, भाषा, गणित ये सारी चीज़ें शामिल की। और युवावस्था जो 15 से 20 तक था, इसमें संगीत शामिल किया, कला शामिल किया, नैतिक शिक्षा एवं काम शास्त्र को स्थान दिया। अब इनके अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, तो करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, ठीक है, स्वानुभव द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, ये सारी शिक्षण विधियाँ इन्होंने शामिल की थी। ठीक है, जो प्रगतिवादी विचारधारी हमने पढ़ी थी ना, उसमें जो शिक्षण विधियाँ थी वही सारी इन्होंने शामिल की हैं। तो वही सारी आपको यहाँ पर लिख देनी है। आप ये भी कर सकते हैं, जो प्रगतिवादी जो है ना और इनका सेम मैच करेगा। ठीक है, तो प्रगतिवादी आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप इनके बारे में सारा कुछ लिख सकते हैं। अगर इनका आपने सारा पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप प्रगतिवादी में वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, कितना सरल हो गया है। अब अगर हम अनुशासन की बात करें तो रूसो बालक की स्वतंत्रता के समर्थक थे। रूसो को प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत में विश्वास था, अर्थात प्रकृति ही पुरस्कृत एवं दंडित करेगी। तो सेम चीज़ें हैं भाई प्रगतिवाद की तरह। शिक्षा शिक्षार्थी को देख लेते हैं। तो शिक्षक को इन्होंने गौण मतलब सेकेंडरी बताया, ठीक है, और शिक्षार्थी को इन्होंने प्राइमरी लेवल मतलब फर्स्ट का कि इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, तो बच्चे को दी जाएगी। स्टूडेंट जो होगा उसे हम इंपॉर्टेंस देंगे। टीचर को हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो खाली एक मार्गदर्शक है, जो सलाहकार है बच्चों का, जो खाली सलाह देगा। फिर है विद्यालय। विद्यालय के बारे में क्या कहा कि विद्यालय एक कृत्रिम व कठोर अनुशासन वाली संस्था है। रूसो बालक को स्वतंत्र वातावरण दिए जाने के समर्थक थे। तो मैंने पहले ही बताया था कि प्रगतिवादी भी जो विद्यालय से कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे ज़्यादा, तो ये भी क्या कहते हैं, खाली कृत्रिम एवं कठोर अनुशासन वाली एक संस्था है विद्यालय। ये चाहते थे कि बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए। अब हमारे जो तीसरे विचारक हैं वो हैं जॉन डीबी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनके बारे में भी आपने काफ़ी नाम इनका सुना होगा। तो जॉन डीबी जो थे, जिन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था, ठीक है, यही थे वो। तो ड्यूबी एक महान दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री थे। इनका जन्म 1859 ईस्वी में बर्लिंगटन यूएसए में हुआ था, मतलब अमेरिका में हुआ था इनका जन्म 1859 ईस्वी में। जॉन डीबी ने लगभग 60 पुस्तकों की रचना की। ठीक है, कम से कम 60 पुस्तकें इन्होंने लिख डाली थी, जिनमें से कुछ फेमस हैं, उनके नाम याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। पहली है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, आ चुकी है, ठीक है, इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल ऑफ टुमारो एंड द स्कूल एंड द चाइल्ड। ठीक है, तो पहली, दूसरी और चौथी जो बुक है ना, इसे याद कर लेना। यही तीनों इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी एंड द स्कूल एंड द चाइल्ड। अब इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, तो ड्यूबी का मानना था कि शिक्षा कोई स्थिर क्रिया नहीं है, यह प्रकृति की ओर सदैव क्रियाशील रहती है। ड्यूबी के अनुसार शिक्षा का अर्थ इस प्रकार है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया, शिक्षा जो सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। ठीक है, तो जितने भी क्या नाम है उद्देश्य वगैरह थे वो सारे इन्होंने शामिल कर दिए इसमें शिक्षा के। कि इन्होंने कहा कि शिक्षा कोई स्थिर क्रिया नहीं है कि एक जगह रुक जाए, वो हमेशा चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये इनका कहना था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो विकास की प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, जीवन की आवश्यकता है। उद्देश्य तो छोड़ ही दीजिए आप। जॉन डीबी कौन थे, तो प्रयोजनवादी थे। अब आप क्या कर सकते हैं, जो प्रयोजनवाद आपने पढ़ा है, अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया तो उसकी सारी चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं जॉन डीबी वाले में। ठीक है, अगर जॉन डीबी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इनके अनुसार जितने भी कथन वगैरह थे, शिक्षक शिष्य संबंध, ठीक है, अनुशासन और सारी चीज़ें, ये सारी आप प्रयोजनवाद में शामिल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रिक होती है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप प्रयोजनवाद चाहें तो ना भी पढ़ें, अगर आपने जॉन डीबी अच्छे से पढ़ लिया तो इनकी जो सारी चीज़ें हैं ना आप वहाँ पर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉन डीवी जो थे वो प्रयोजनवादी थे, जिनका उद्देश्य बालक को गतिशील बनाना भी है ताकि वह स्वयं दिशा में प्रगति कर सके।
ठीक है। जॉन डीबी के अनुसार क्या है शिक्षा? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल है। आपको पता है रॉस और एडम जो थे उन्होंने शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। इन्होंने कहा कि खाली दो ध्रुव होने चाहिए शिक्षा के, एक टीचर और एक स्टूडेंट, ठीक है, यही दोनों इंपॉर्टेंट बताए थे। लेकिन जॉन डीबी ने कहा नहीं नहीं, तीन चीज़ें होनी चाहिए, टीचर भी होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट भी होना चाहिए और पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, ठीक है। तीन चीज़ें उन्होंने बताई थी, तीनों को इंपॉर्टेंस दी उन्होंने। पाठ्यक्रम इनके अनुसार कैसा होना चाहिए? तो डीबी उस समय प्रचलित पाठ्यक्रम को अनुपयुक्त समझते थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि उस समय जो पाठ्यक्रम चल रहा था उससे कहते हैं ये बेकार है, ये कुछ नहीं है पाठ्यक्रम। इन्होंने कहा अगर पाठ्यक्रम तुम बना ही रहे हो तो कुछ चीज़ें तो शामिल करो उसमें। तो उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए कि इसके अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पहला रुचि का सिद्धांत, कि बच्चों की जिसमें रुचि है वो चीज़ें शामिल करो। आप अपने मन की जो आपकी जो रुचि है आप वो शामिल कर ले रहे हो, तो ऐसे थोड़ा ना चलेगा। उपयोगिता का सिद्धांत बताया कि जो चीज़ उपयोगी है उसे शामिल करो, फालतू की चीज़ें आप शामिल कर ले रहे हो। एकीकरण का सिद्धांत दिया। एकीकरण में क्या था कि विषयों को अलग अलग ना पढ़ाकर आपस में संबंधित करके पढ़ाएं, ठीक है। आप सारे विषय अलग अलग कर दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे पढ़ाओगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। ऐसा करो कि कुछ बताओ कि ये सब्जेक्ट इस चीज़ से मिल रहा है, ठीक है। एक दूसरे का संबंध बताओ एक दूसरे से, तब जाके चीज़ों को समझाओ। लचीलापन होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप थोड़ा सा चेंजमेंट कर सको उसमें। क्रियाशीलता पर आधारित हो पाठ्यक्रम, ठीक है, कि आप क्रिया के माध्यम से बच्चा अगर सीखेगा तो सही से सीख लेगा, अच्छे से सीख लेगा। और बाल केंद्रित होना चाहिए पाठ्यक्रम, ठीक है, स्वयं केंद्रित रहेगा तो नहीं चलेगा ना काम। अब शिक्षण विधि की अगर हम बात करें तो शिक्षण विधि कैसी बताई इन्होंने? ड्यूबी ने ऐसी विधियों पर बल दिया जिसमें बालक क्रिया द्वारा, अनुभव द्वारा तथा प्रयोग द्वारा सीखे। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपको पता है कि प्रयोजनवादी जो थे वो प्रयोग के माध्यम से ज़्यादातर चीज़ों को सीखने की कोशिश करते थे, ठीक है, क्योंकि प्रयोग के माध्यम से आप सीखेंगे, क्रिया के माध्यम से सीखेंगे तो जो सीख रहे हैं वो फिक्स हो जाएगा आपके अंदर। तो यही शिक्षण विधि थी इनके द्वारा भी, ये प्रयोगात्मक विधि अपनाने पर ये बल देते थे, ठीक है, शिक्षण विधि। अनुशासन की अगर हम बात करें तो ड्यूबी दंड के आधार पर विद्यालय में अनुशासन स्थापित नहीं करना चाहते थे, वह सामाजिक अनुशासन के पक्ष में थे, अर्थात सहयोगी क्रियाओं के आधार पर अनुशासित करना। तो अनुशासन के बारे में वही लिख सकते हैं आप जो प्रयोजनवाद में आपने पढ़ा था, ठीक है, कि ये भी नहीं चाहते थे कि आप विद्यालय में अनुशासन स्थापित करें, जो सामाजिक अनुशासन के पक्ष में थे कि समाज में बच्चा अपने आप स्वयं अनुशासन में रहने लग जाएगा, ठीक है। क्रियाओं के आधार पर अगर आपको लग रहा है कि वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो उसे आप कोई ना कोई कार्य ऐसा दे दें जिसमें वो लगा रहे, ठीक है, वो अनुशासनहीनता दिखाई नहीं पाएगा। अब टीचर के बारे में क्या कहा कि टीचर सिर्फ पथ प्रदर्शक है, शिक्षक को ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए कि बालक क्रियाशील रहे। तो सेम चीज़ वही है जो प्रयोजनवाद में था आपका, कि जो टीचर है वो खाली पथ प्रदर्शक है, सलाहकार है, जो खाली रास्ता दिखाएगा बच्चों को, ठीक है, उसकी हेल्प करेगा जो प्रयोग वो कर रहा है, ठीक है। और ऐसी परिस्थितियाँ टीचर को उत्पन्न करनी चाहिए कि जो बालक है वो हमेशा क्रियाशील बना रहे, ठीक है, कोई ना कोई कार्य करता रहे। अब जो हमारे फोर्थ विचारक हैं, पाश्चात्य विचारक, वो हैं फ्रॉवेल। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो एजुकेशन ऑफ मैन, मदर एंड प्ले सॉन्ग्स, एजुकेशन बाय डेवलपमेंट, पेडागॉजीज ऑफ किंडरगार्टन, ठीक है। तो ये फ्रॉवेल की सारी रचनाएं हैं, इनके नाम याद कर लेना। शिक्षा का अर्थ क्या बताया इन्होंने? तो इन्होंने कहा शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। छोटी सी और इजी डेफिनेशन इसलिए याद कर लेना, अगर आप वैसे भी नहीं लिखते, शिक्षा की डेफिनेशन आ जाती है तो आप फ्रॉवेल के नाम पर ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। कितनी सिंपल सी है। शिक्षा का उद्देश्य तो छोड़ ही दो, वही सी चीज़ें हैं। और किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉवेल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किंडरगार्टन जो प्रणाली है इसके जन्मदाता कौन थे? तो फ्रॉवेल इसके जन्मदाता थे, ठीक है। 2019 में और 2 बार ये पूछा जा चुका है। फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन नाम से एक विद्यालय खोला था। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। जो किंडरगार्टन शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, किंडर प्लस गार्डन। किंडर का अर्थ होता है बालक और गार्डन का अर्थ होता है बगीचा, ठीक है। अब तो किंडर जॉय भी चल रहा है, तो आप याद कर लेना जो किंडर शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? बालक होता है, और गार्डन का शब्द होता है बगीचा, ठीक है। ये जर्मन भाषा का शब्द है किंडरगार्टन। हो सकता है कि नंबर में पूछ ले कि किंडरगार्टन कौन सी भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है, फ्रेंच नहीं है, जर्मन भाषा का शब्द है। इस प्रकार किंडरगार्टन का अर्थ हुआ बालकों का बगीचा, ठीक है। किंडरगार्टन का अर्थ क्या हो गया? बालकों का बगीचा। इनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो फ्रॉवेल ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 अध्ययन क्रमों को निर्धारित किया: धर्म तथा धार्मिक निर्देश, प्राकृतिक विज्ञान एवं गणित, भाषा एवं कला, ठीक है। इनके अनुसार जो 4 चीज़ें हैं वो शामिल होनी चाहिए। पहला जो चीज़ है वो धर्म एवं धार्मिक निर्देशों से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा प्राकृतिक विज्ञान एवं गणित का सिलेबस होना चाहिए। तीसरा भाषा से संबंधित होने चाहिए विषय, और कला से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम में ये 4 चीज़ें उन्होंने शामिल की। शिक्षण विधि कौन सी बताई इन्होंने? कि खेल द्वारा शिक्षा दी जाए बच्चों को, स्वयं क्रिया करके बच्चे सीखें, और सामाजिक क्रिया द्वारा बच्चे सीखें, कि आपने 3-4 बच्चों को एक साथ लगा दिया, आप उस चीज़ों को सीख रहे हैं। अनुशासन के बारे में क्या कहा? तो फ्रॉवेल जो थे वो धनात्मक अनुशासन के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार अनुशासन की व्यवस्था के लिए शिक्षक जिम्मेदार है। शिक्षक को अपने छात्रों में प्रेम, नम्रता, सहयोग आदि नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए।
तो इन्होंने सारी गलती टीचर की बता दी। अगर बच्चा अनुशासन में नहीं है तो किसकी गलती है? टीचर की गलती है। इन्होंने कहा बच्चों को मारो पीटो नहीं, मारोगे नहीं पीटोगे नहीं, ठीक है, और अनुशासन में भी उन्हें रखना है। तो यही है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाएं? प्रेम करना सिखाएं, नम्रता से वो पेश आएँ, ठीक है, सहयोग करना जाने, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अगर उनके अंदर विकास कर देंगे इन सारे गुणों का, तो वो अनुशासन में ही रहेंगे, ठीक है। ये कहना था फ्रॉवेल का। विद्यालय के बारे में क्या कहा कि फ्रॉवेल ने पौधे की तुलना बालक से, शिक्षक की तुलना माली से तथा विद्यालय की तुलना उद्यान से की है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, 2017 में भी आ चुका है कि किसने पौधे की तुलना बालक से, टीचर की तुलना माली से और विद्यालय की तुलना उद्यान से की है या बगीचे से की है? तो फ्रॉवेल ने की, ठीक। तो आप लिख सकते हैं विद्यालय के अंदर कि विद्यालय को क्या बताया उन्होंने? एक बगीचा बता दिया है, ठीक है, एक उद्यान बता दिया कि जो विद्यालय है वो उद्यान है, जो टीचर है वो माली है, जो स्टूडेंट है वो क्या है? वो पौधा है, ठीक है। अब हमारी लास्ट विचारक आ गई है मारिया मांटेसरी। मारिया मांटेसरी का जन्म जो है वो इटली में हुआ है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्ड ट्रेनिंग और द मांटेसरी मेथड, ठीक है। तो तीनों ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड और द मांटेसरी मेथड, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है। तो इन रचनाओं को याद कर लेना। जन्म इनका इटली में हुआ था। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? तो मारिया मांटेसरी शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया मानती हैं जो बालक को अपना स्वाभाविक विकास करने में सहायक हो, ठीक है। ये क्या मानती है? शिक्षा क्या चीज़ है? तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक को स्वाभाविक विकास करने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है, कि बालक स्वयं अपना विकास कर सके, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में वो सहायता प्रदान करती है। उद्देश्य तो वही सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। शिक्षण विधि क्या है? 2019 में और 2016 में भी आ चुका है। तो मांटेसरी ने अपनी शिक्षण विधि को 3 भागों में बांटा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद कर लेना कि मारिया मांटेसरी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। तो मांटेसरी ने अपनी शिक्षण विधि को 3 भागों में बांटा। पहला इन्होंने कहा कि कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाए। इसमें बालक को कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती थी, जिसके लिए बालक से विभिन्न कार्य कराए जाते हैं, घूमना, दौड़ना, कपड़े पहनना, उतारना, अपनी वस्तुएं अपने स्थान रखना, ठीक है। तो पहला क्या बांटा इन्होंने? कर्मेंद्रियों की शिक्षा, जिसमें बालक को कई चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे बैठना, घूमना, दौड़ना, कपड़े पहनना, उतारना, अपनी वस्तुएं अपने स्थान रखना, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे आप कर्मेंद्रियों की शिक्षा में। दूसरे में आप ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा देंगे। मांटेसरी इंद्रिय अनुभव ही बालक की शिक्षा का मुख्य आधार मानती हैं, ठीक है, कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा चीज़ों को सीखे, ठीक है। तो आपको ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा देनी है, ठीक है, कि आंखों के माध्यम से बच्चा देखकर चीज़ों को सीखे, ठीक है, बोलकर सीखे, ऐसी सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर तीसरा है पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। मांटेसरी पढ़ने की अपेक्षा लिखना सरल मानती हैं, क्योंकि उनके अनुसार जो लिखते हैं हम, तो लिखने में सिर्फ मांसपेशियाँ यूज़ होती हैं, बल्कि पढ़ते हैं जब स्वर भी यूज़ हम करते हैं, ठीक है, व्यंजन भी यूज़ करते हैं, तो उच्चारण संबंधी जो मानसिक शक्ति होती है उसका भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 3 भागों में बांटा था, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। ये 3 चीज़ें हैं, याद कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षा व समाज का अंतः संबंध, ठीक है, कि शिक्षा व समाज में क्या संबंध होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में एक कुशल प्राणी बनने के लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है और साथ साथ मूल्यों आदर्शों का विकास करना पड़ता है। तो आपको पता है कि समाज में कई सारे लोग रहते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं। अगर आपको बनाकर चलना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया वो बहुत शिक्षित है और आप बिल्कुल अनपढ़ टाइप के हैं, ठीक है, तो आप सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे, बोलचाल ही नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। तो आप अपने आप को भी दबाव महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कि अगर आपको सामाजिक प्राणी है मनुष्य और आपको अगर समाज में रहना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, ठीक है। जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनका विकास करना पड़ेगा अपने अंदर, ठीक है। अब शिक्षा के बारे में क्या है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव तथा समाज दोनों का विकास होता है, ठीक है। तो शिक्षा अगर आप हैं, शिक्षित हैं अगर आप, तो आपका तो विकास होगा ही होगा, साथ ही साथ आप समाज का भी विकास करेंगे, ठीक है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव तथा समाज दोनों का विकास होता है। शिक्षा का कार्य मनुष्य को यह सिखाता है कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता देनी चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा का क्या कार्य है कि मनुष्य को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा जो सार्वजनिक हित हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अपने बारे में मत सोचो, समाज के बारे में सोचो। शिक्षा का कार्य मनुष्य में नैतिकता का प्रशिक्षण देना है। तो ये तो सारी शिक्षा के संबंधित चीज़ें हो गई। आपको बस ऊपर की ये 4-5 लाइनें लिख देनी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में एक कुशल प्राणी बनने के लिए उसे दूसरे व्यक्तियों के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है और साथ साथ मूल्यों और आदर्शों का विकास करना पड़ता है। और शिक्षा के बारे में जब आएगा तो शिक्षा के बारे में लिख देना 1-2 डेफिनेशन महात्मा गांधी की और उनकी, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर समाज के बारे में क्या है? राइट ने क्या कहा समाज के बारे में? समाज का आशय केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध व उनके संगठित स्वरूप से है, ठीक है। तो समाज का मतलब यह नहीं कि आप एक समाज में रह रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है, वो नहीं है। व्यक्तियों का समूह रह रहा है एक समाज में, तो वो व्यक्तियों का समूह समाज नहीं कहलाएगा जब तक आपका उनके साथ संबंध नहीं होगा, ठीक है। आप संगठित रूप में एक साथ रह रहे हैं, एक साथ त्यौहार मना रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तब आप समाज में हैं। लेकिन आप एक समूह है आपका, ठीक है, आप एक दूसरे से बोलचाल नहीं है, संबंध नहीं रख रहे हैं, तो वो समाज नहीं कहलाता। समाज जो है वो पारस्परिक संबंधों का पुंज है, ठीक है, उसमें संबंध रहते हैं एक दूसरे से।
समाज में समानता व असमानता दोनों होती है, ठीक है। कई चीज़ें समानता भी मिलेंगी, कई असमान चीज़ें भी मिलेंगी। और समाज के जो सदस्य होते हैं वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, एक समाज में हर तरीके की दुकानें हैं, तो आप किसी दुकान पर डिपेंड है, कोई दुकान वाला आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है ना, कि कोई म्यूज़िक की दुकान करे हुए है तो आप म्यूज़िक के लिए उसके पास जाते हैं, या कोई खाने पीने की सामान की दुकान करे हुए तो आप उसके पास जाते हैं। तो एक दूसरे पे हम सब डिपेंड हैं, ठीक है। अब आप भी तो सब कुछ नहीं खोल सकते ना बैठकर। अब शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये पॉइंट्स जो है ना याद कर लेना इन्हें। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य समाज में परिवर्तन लाता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा जो है सामाजिक विरासत के संरक्षण में सहायक है, ठीक है। जो सामाजिक विरासत है, अगर हम शिक्षित होते हैं तो हम उनका संरक्षण कर सकते हैं। संस्कृति का विकास होता है, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो वो सारे जितने उद्देश्य है ना शिक्षा के, वही आपको सारे लिख देने हैं, लेकिन समाज को सोच कर लिखना है, ठीक है। कि सामाजिक सुधार आता है, सामाजिक भावना की जागृति होती है, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास होता है समाज का, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है, जिसमें हम समाज के ऊपर सोच कर लिख रहे हैं वो सारे उद्देश्य। फिर है कि समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब उल्टा हो गया कि समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। तो समाज के जो आदर्श होते हैं वो शिक्षा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो समाज में अगर आप मान लिया कि आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सारा समाज आपका पढ़ा लिखा है, तो शिक्षा को अलग तरीके से प्रभावित करेगा। लेकिन आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर लोग अनपढ़ हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो शिक्षा को अलग ढंग से लेगा, ठीक है। तो प्रभावित कर रहा है ना शिक्षा को। दूसरा कि समाज की जैसी प्रकृति होगी शिक्षा भी वैसी ही होगी। भाई मैंने कहा जो अभी ये चीज़ समझाई वही सेम है, कि समाज का जैसा नेचर होगा वैसी शिक्षा के बारे में वो सोचेगा। तीसरा कि समाज की राजनीतिक एवं आर्थिक दशाओं का भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कि पॉलिटिक्स के बारे में क्या पॉलिसी बन रही है शिक्षा को लेकर, ठीक है। जो आर्थिक दशाएं समाज की वो कैसी हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर है कि समाज का सामाजिक दृष्टिकोण भी शिक्षा को प्रभावित करता है। जो समाज है उसका जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो भी प्रभावित करेगा। रूढ़िवादी समाज में परंपरागत शिक्षा पर बल दिया जाता है, और प्रगतिशील में नवाचार से शिक्षा संपन्न देते हैं, ठीक है। रूढ़िवादी अगर समाज में आप रह रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि अभी भी पुराने ढंग से ही पढ़ाई चल रही है, ठीक है। लड़कियों को अगर छूट नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रगतिशील है, जिसमें चेंजमेंट होता रहता है, लोग बदलते हैं समय के अनुसार, तो वहाँ पर क्या है कि हम नए नए इनोवेशन करते हैं, उसके अनुसार शिक्षा देते हैं, ठीक है। इनोवेटिव तरीकों से शिक्षा देते हैं। अब बालक के विकास के परिवार के कार्य, ठीक है, मतलब बालक के विकास में परिवार के क्या कार्य हैं, तो नैतिक विकास करना, बच्चों का सामाजिक विकास करना, ये सारी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उन्हें आप लिख सकते हैं। कि भाषा का विकास करना, रुचियों का विकास करना, सहयोग की भावना का विकास करना, आज्ञा पालन, अनुशासन, व्यवहारिक परोपकार की शिक्षा देना, ठीक है, प्रेम की शिक्षा, मूल्य एवं आदतों का विकास करना। तो ये सारी परिवार की ड्यूटी है कि अपने बच्चों की सारी चीज़ें सिखाएं। समाज के बारे में क्या है, तो समाज शिक्षा का प्रमुख अनौपचारिक उपकरण है। समाज की विशेषताएं बालक पर अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। शिक्षा व समाज का अटूट संबंध है। तो देखिए जो समाज है, जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं, तो वो अनौपचारिक शिक्षा का एक उपकरण है, ठीक है। आपको मैंने बताया था औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। तो जीवन पर्यंत जो शिक्षा हम ग्रहण करते रहते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन में आ जाता है, ठीक है। तो समाज क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है, जिसमें हम किसी ना किसी से कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं, चाहे अपने दोस्तों से सीखें, कहीं पड़ोसियों से सीखें, ठीक है, किसी से भी सीख रहे हैं, तो वो अनौपचारिक शिक्षा के उपकरण हो जाएगा। समाज की जो विशेषताएं होती हैं वो बालक पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। अब जैसे समाज में रह रहे, जैसे आप मान लिया कि आपके पास इतना रुपया नहीं, लेकिन आप अमीर जो सोसाइटी है उसमें रह रहे हैं, तो आप भी चाहते हैं कि हाँ हमारे पास भी कार हो, हमारे पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हम भी दिन भर नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ देखें, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं, ठीक है। जैसे समाज में रहते हैं वैसे ही हमारी आदतें बढ़ जाती हैं। तो समाज का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। और शिक्षा और समाज तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज का शैक्षिक विकास में भूमिका क्या होती है, तो अभिभावकों व विद्यालयों को परस्पर निकट लाना। तो जो ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़े थे वही सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख देंगे। इसमें हम परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार के साधनों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। तो पहले परिवार प्रभावित करता है, कैसे करता है वो देख लेते हैं। तो परिवार एक छोटी सी सामाजिक संस्था है जिसमें रहते हुए बालक परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है और विचारों का आदान प्रदान करना सीखता है। तो आपको पता है कि जो परिवार है वो समाज की सबसे छोटी संस्था है। इसमें जो बालक होता है वो क्या करता है, पहले तो परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है, उनसे बातचीत होती है उसकी, ठीक है, बोलना बोलना सीखता है वो, फिर विचारों का आदान प्रदान करना सीखता है, और फिर परिवार से जब वो बाहर निकलता है तब वो समाज में आता है, ठीक है। तो परिवार के प्रभाव से बालक समाज के तौर तरीके सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। घर या परिवार बालक के सीखने का प्रथम स्थान है। तो ये तो आप सभी को पता है कि घर या परिवार जो होता है वो बालक के सीखने का प्रथम स्थान होता है। अब बालक के विकास में परिवार के क्या कार्य हैं, तो इन कार्यों को तो आप बनाकर लिख सकते हैं कि नैतिक एवं सामाजिक विकास करता है परिवार जो होता है बच्चों का, मूल्यों एवं आदतों का विकास करता है, प्रेम की शिक्षा देता है, भाषा का विकास होता है परिवार में, ठीक है। जो बच्चा होता है उसकी रुचियों का विकास होता है, सहयोग की शिक्षा उसे मिलती है, कैसे सहयोग करना है एक दूसरे का, ठीक है, आज्ञा पालन सीखता है, अनुशासन सीखता है,
ठीक है, परोपकार की शिक्षा, ये सारी चीज़ें बालक सीखता है अपने परिवार से। फिर दूसरा आ गया समाज। तो समाज के बारे में हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि समाज कैसे शिक्षा को प्रभावित करता है, वही सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर तीसरा कारक विद्यालय है जो शिक्षा को प्रभावित करता है। तो एस बालकृष्ण जोशी ने लिखा है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालय में होता है। तो बहुत सही बात लिखी थी, इसलिए याद करना कि ये लाइन किसकी है, तो बालकृष्ण जोशी की है। ठीक है, हो सकता है एक नंबर में पूछ लिया जाए कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति न्यायालय, विधानसभाओं एवं फैक्ट्रियों में नहीं होती वरन विद्यालय में होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो विद्यालय से चीज़ों को सीख कर जाता है। ठीक है, तभी वो न्यायालयों में पहुंचता है, फैक्ट्रियों में पहुंचता है या विधानसभाओं में पहुंचता है। विद्यालय का निर्माण कोई समाज या राज्य अपने बच्चों एवं युवकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए ही करता है। ठीक है, तो विद्यालय का निर्माण क्यों किया जाता है, तो कोई समाज क्यों करता है विद्यालय का निर्माण, या कोई राज्य अपने विद्यालय का निर्माण क्यों करता है, तो अपने जो युवक हैं, जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए करता है। विद्यालय का एकमात्र उत्तरदायित्व तो समाज का निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करना व बालक के व्यवहार को वांछित परिवर्तन लाना है। ठीक है, तो विद्यालय का उद्देश्य क्या होता है कि एक तो जो बच्चे हैं उनके जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करना, और दूसरा जो बालक के जो व्यवहार है उसमें वांछित परिवर्तन लाना। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालय का। अब है विद्यालय के कार्य या भूमिका। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। तो विद्यालय के कार्य क्या होते हैं, भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो घर व विश्व को जोड़ने वाली कड़ी होती है विद्यालय। दूसरा कि छात्रों को एक विशिष्ट वातावरण प्रदान करता है विद्यालय, जिसमें बच्चे सीखते हैं। ठीक है, शिक्षित नागरिकों का निर्माण करता है विद्यालय। आदर्शों एवं विचारधाराओं का प्रभाव होता है विद्यालय में। राष्ट्रीय एकता का विकास करता है बच्चों में। ठीक है, स्कूल के पश्चात जीवन में अनुकूलन के लिए बच्चों को तैयार करता है विद्यालय, और अभिभावकों को भी शिक्षित करता है विद्यालय। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि विद्यालय के क्या क्या कार्य हैं, कि स्कूल के पश्चात जो जीवन आता है बच्चों का उसके लिए तैयार करता है विद्यालय, राष्ट्रीय एकता का विकास करता है, आदर्शों एवं विचारधाराओं का प्रभाव होता है विद्यालय में, शिक्षित नागरिकों का निर्माण करता है, और छात्रों को एक विशिष्ट वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि राज्य कैसे शिक्षा को प्रभावित करता है। तो परिवार, समाज, विद्यालय के समान राज्य भी एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करता है। राज्य का विकास समाज ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया है। ठीक है, जो राज्य है उसका विकास किसने किया है, तो समाज ने अपने हितों के लिए किया है। भारत में शिक्षा राज्य व केंद्र दोनों सरकारों के अधीन एवं साझेदारी के अंतर्गत आती है। तो आपको पता है कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची, कोई समवर्ती सूची का टॉपिक है, तो इसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। अब राज्य के शैक्षिक कार्य क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो स्कूल की व्यवस्था करना किसका कार्य है, तो राज्य का कार्य है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल्स वगैरह जो चल रहे हैं, या कई स्कूल ऐसे चल रहे हैं जो राज्य उनकी देखरेख करता है। ठीक है, जो पॉलिसी वगैरह होती है वो बनाता है। दूसरा कि योग शिक्षक की व्यवस्था करना। ठीक है, तो शिक्षक की व्यवस्था करता है ये। आपको पता है कि टेट होता है, सुपर टेट होता है, ये सारे एग्जाम कराए जाते हैं, कंडक्ट कराता है राज्य। उसके बाद जो योग शिक्षक होते हैं उनकी व्यवस्था करता है। शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, जो रिसर्च वगैरह होती है उन्हें प्रोत्साहन देता है। शैक्षिक आयोग की नियुक्ति करता है। प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था करता है राज्य। बच्चों के लिए अभिभावकों को प्रेरित करता है कि बच्चों को शिक्षित करो आप। ठीक है, इसके लिए जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें प्रेरित करता है। उत्तम पुस्तकों एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था करता है। ठीक है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था करता है। तो राज्य इस तरह शिक्षा को प्रभावित करता है। अब हम देख लेते हैं जनसंचार के साधन, मास मीडिया जो होता है वो कैसे शिक्षा को प्रभावित करता है। तो ये आ सकता है, इसलिए देख लेना सही से। जनसंचार के माध्यमों का अर्थ है वे माध्यम जो विज्ञान व सूचना तकनीकी की देन है, जिनका प्रभाव जन जन तक एक ही समय में पड़ता है, जैसे समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, चलचित्र, रेडियो आदि। 2019 में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जनसंचार के माध्यम, आपको पता ही है आज के टाइम में यूट्यूब भी जनसंचार के माध्यम में आ जाता है। ठीक है, गूगल भी आ जाता है, समाचार पत्र भी आ जाते हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, एफएम है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, मास मीडिया में आ जाती हैं। तो जनसंचार के माध्यमों का अर्थ क्या है कि वे माध्यम जो सूचना व विज्ञान तकनीकी की देन है, जिनका प्रभाव जन जन तक एक ही समय में एक साथ पड़ता है। ठीक है, तो एक साथ कई लोग यूट्यूब पे चैनल देख रहे होते हैं, या एक साथ कई वीडियो देख रहे होते हैं एक साथ। ठीक है, तो एक साथ पड़ता है जनसंचार के साधनों से। जनसंचार माध्यमों का औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा भी आजकल ग्रहण कर रहे हैं कि फिक्स टाइम हो गया इसमें, कि जब ऑनलाइन या पेड कोर्स लोग खरीदते हैं तो उसमें क्या कि एक टाइम पे क्लास चल रही होती है। ठीक है, वहाँ से आप क्लास ले रहे होते हैं। या अनौपचारिक शिक्षा क्या कि आप कहीं भी किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं, बस में बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, ट्रेन में जाते टाइम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा के रूप में भी महत्व रखता है। ठीक है, तो दोनों टाइप की शिक्षा से प्राप्त हो सकती है। अब जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं, तो मोबाइल है, इंटरनेट है, समाचार पत्र है, साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं। ठीक है, मासिक एवं वार्षिक पत्रिकाएं हैं, दूरदर्शन है, डीडी भारती, रेडियो, आकाशवाणी, लोकगीत, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, जनसंचार के साधनों में आ जाएंगी। अब है कि जनसंचार माध्यमों के शैक्षिक कार्य क्या होते हैं, उनका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, भूमिका आ जाए, प्रभाव आ जाए, कार्य आ जाए, सेम ही चीज़ है, सेम ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो शिक्षा संबंधी सूचना प्रदान करता है। तो आपको पता है डीएलएड से संबंधित काफ़ी सूचनाएं जो आपको यूट्यूब से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा कि कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाता है। आप कई चीज़ें होती हैं यूट्यूब से सीख कर जाते हैं, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है या
कोई असाइनमेंट वगैरह है, ठीक है, यूट्यूब से सीखते हैं, उसके बाद फिर अपने क्लास में दिखाते हैं जाके, तो उसका कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है। तीसरा कि राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की समझ विकसित होती है, सूचनाओं को शीघ्रता से दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, एक ही बार में। फिर है कि शिक्षा में नई खोजें को प्रदर्शित करता है कि नई नई जो खोजें हो रही हैं, ठीक है, तो उन्हें हम देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से। फिर है कि दूर स्थानों पर शिक्षा में प्रसार में अवसर देना, कि दूर स्थान ऐसे कि खूब दूर दूर लोग हैं, जैसे कि क्या है कि आपके आसपास कोई कोचिंग नहीं है, ठीक है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, लेकिन आप यूट्यूब के माध्यम से अगर आपका टीचर पढ़ा रहा है तो आप घर बैठ के चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जनसंचार माध्यमों के शैक्षिक कार्य हो जाएंगे। ये जनसंचार माध्यमों का जो प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। समाज में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, अर्थात समाज की जीवन शैली और समाज की संरचना में होने वाला बदलाव भी सामाजिक परिवर्तन है। मतलब हमारे समाज में, हम जिस समाज में रह रहे हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। चाहे हमारे जीवन शैली में चेंजमेंट हो रहा हो, चाहे हमारी समाज की संरचना में चेंजमेंट हो रहा हो, तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन ही कहते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब सामाजिक परिवर्तन की कुछ परिभाषा दी गई हैं। तो किंगले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से आशय मुख्यतः उन संशोधनों से है जो सामाजिक संरचना या ढांचे में हुआ करते हैं। छोटी सी है, लेकिन इनकी बुक का नाम याद रखना कि इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, किंग्सले डेविस ने लिखी है ह्यूमन सोसाइटी, और लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से उनका आशय है उन संशोधनों से जो सामाजिक संरचना या ढांचे में हुआ करते हैं, ठीक है, जो समाज की संरचना है उसमें जो चेंजमेंट हुआ कर रहे हैं, जो परिवर्तन हुआ कर रहे हैं, उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक बताइए। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से सामाजिक परिवर्तन आता है। तो भौगोलिक कारक हैं हमारे, ठीक है, जैविक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, मनोवैज्ञानिक कारक हैं, जिनके कारण सामाजिक परिवर्तन आता है। और देख लेते हैं, दो कारक और हैं, शैक्षिक कारक और प्रौद्योगिकी कारक, जिनकी वजह से सामाजिक परिवर्तन आता है। अब भौगोलिक कारक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो भूकंप, बाढ़, जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, ये सारी सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, आपको पता कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं जिनकी वजह से सामाजिक परिवर्तन आता है, तो वो भौगोलिक कारक के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे भूकंप, बाढ़ है, जलवायु है, प्राकृतिक स्थिति है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, भौगोलिक कारकों में। सांस्कृतिक कारक की अगर हम बात करें तो जितनी भी प्रथाएं वगैरह चलती हैं, ठीक है, जो आप देखते हैं कि रिलीजन वगैरह, जो त्यौहार वगैरह हैं, प्रथाएं हैं, जो बहुत पहले समय से चली आ रही हैं, ठीक है, कला है, आचरण शैली, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सांस्कृतिक कारकों में। फिर तीस फिर तीसरा कारक है प्रौद्योगिकी कारक। तो जितने भी नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए बिजनेस आते हैं, नए नए उद्योग आते हैं, नगरीकरण होता है, तो इनकी वजह से जो सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है वो प्रौद्योगिकी कारक में आ जाता है। जैसे कि क्या कि मोबाइल आ गए तो हम रिसीवर वाला जो फ़ोन है इसे यूज़ करना भूल गए, ठीक है, मोबाइल का यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं, तो इससे समाज में परिवर्तन आया। पहले हम कॉपी किताबों में लिखते थे हिसाब किताब, लेकिन अब हम कंप्यूटर में लिखते हैं, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से लिखते हैं, तो काफ़ी चेंजमेंट आता है समाज में। तो ये सारी प्रौद्योगिकी कारक में आ जाएगा। शैक्षिक कारक में क्या आएगा, तो शैक्षिक कारक में साक्षरता प्रसार, जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, ठीक है, मुक्त विद्यालय, जो ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह चलाई जा रही हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इनके माध्यम से लोग शिक्षित हो रहे हैं, ठीक है, घर बैठकर शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है, दुकान में बैठकर शिक्षा ले सकते हैं, विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके कारण में भी समाज में परिवर्तन आ रहा है। तो ये सारे कारक आप याद कर लेना, इनकी हेडिंग याद करना, ठीक है, जितने भी कारक है, प्रौद्योगिकी कारक, शैक्षिक कारक, सांस्कृतिक कारक, और एक बार से देख लेना, आप लिख लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो समय के साथ चलते हैं। दूसरा कि यह प्रत्येक समाज में समान रूप से नहीं पाया जाता, इसका स्तर कहीं ऊंचा तो कहीं नीचे है। मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो पिछड़ा समाज है, वहाँ पे परिवर्तन धीरे धीरे होता है। लेकिन जब कोई शहर से समाज जुड़ा हुआ है, शहर में रह रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि चीज़ें जल्दी से बदलती हैं, ठीक है, तो वो समाज भी बहुत जल्दी परिवर्तन उसमें आता है, देखने को मिलता है, ठीक है। आदिवासी समाज में इसका स्तर प्राय कम होता है, तो सेम चीज़ है। यह जटिल प्रक्रिया है, इसका विकास होने में समय लगता है, ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन एकदम नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता है। यह समाज के प्रत्येक समुदाय को प्रभावित करता है, तो सभी प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक धर्म प्रभावित होगा या एक जाति प्रभावित होगी, सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं। यह स्थायी ना होकर निरंतर गतिशील रहता है, ठीक है, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब है कि सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कारक, ऐसे कौन से कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालते हैं, ठीक है, इसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो एक है सांस्कृतिक जड़ता, कि हम लोग अपनी संस्कृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कई रूढ़िवादी धारणाएं अभी भी चल रही हैं, जिनकी वजह से हम लोग जल्दी चेंजमेंट नहीं ला पाते। हम सोचते नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे कुछ सोचते हैं, तो ये चीज़ें। दूसरा नवीनता कब है, हम डरते हैं कि नई चीज़ अपनाने से, कि नई चीज़ हम अगर अपनाएंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है, कोई मशीन यूज़ नहीं करते, सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो इससे खतरा हो जाए बाद में। तीसरा कि पृथक होने का भय, कि अलग होने का डर रहता है, इसलिए भी हम जल्दी चेंजमेंट नहीं लाते। फिर कि निहित स्वार्थ, कि हमारा स्वार्थ घुसा हुआ है उस चीज़ में, ठीक है, तब भी हम चेंजमेंट लाने से डरते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में जो बाधा डालते हैं कारक, तो ये 4 कारक हैं, इन्हें लिख।
अब नेक्स्ट टॉपिक है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, कि हमारा जो समाज है इसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें पहला है शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों में समानता। तो पहले ये जान लेते हैं कि सार्वभौमिकरण क्या होता है। ठीक है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण किसे कहते हैं। तो सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी को। ठीक है, अगर सार्वभौमिकरण का अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है सभी को। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य तथा निश्चित रूप से उपलब्ध होना। मतलब हमने क्या किया, एक स्तर डिसाइड कर दिया कि इस स्तर तक जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो अनिवार्य कर दी जाए। ठीक है, निःशुल्क कर दी जाए। जैसे हमने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या किया है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लेके आए हम ना। तो वही सेम चीज़ है। सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सभी के लिए, और शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है कि जब हम निश्चित स्तर तक क्या करें, सभी के लिए शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क कर दें। ठीक है, तो ये कहलाता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, उपलब्ध करा दें सभी को शिक्षा, ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो ये कहलाता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, अब शैक्षिक अवसरों में समानता का क्या अर्थ होता है, तो भारत में सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर देना ही शैक्षिक अवसरों में समानता कहलाता है। ठीक है, तो आप अगर लाइन भी पढ़ेंगे ना तब भी समझ में आ जाएगा कि शैक्षिक अवसरों की समानता क्या होगी, कि भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, अगर उनसे किसी भी भेदभाव के बिना शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उन्हें दिया जाता है, तो यही कहलाता है शैक्षिक अवसरों की समानता। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि समानता तो है ही, सभी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। और कौन कौन सी असमानताएं वो देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा में अनेक प्रकार से असमानताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। तो पहला, निर्धनता। तो आपको पता है कि कुछ गरीब होते हैं, कुछ बहुत अमीर होते हैं, तो इस प्रकार से भेदभाव होता है। ठीक है, कि अमीर जो गरीब होते हैं वो बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि रुपये ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो उनके लिए हमने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी कि वो जाकर बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो इनके कारण भी कई असमानताएं आ जाती हैं। तीसरा है शारीरिक दोष, कि किसी के अंदर शारीरिक दोष है तो वो एडमिशन नहीं ले पाता अच्छी यूनिवर्सिटी में, कई रीजन्स रहते हैं। ठीक है, उसके साथ भेदभाव होता है। फिर लैंगिक भेदभाव, कि गर्ल्स को हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं, बॉयज़ को ज़्यादा देते हैं, लेकिन अब तो ऐसा कम हो गया है, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसा रहता है। फिर है आर्थिक समस्याएं। कई आर्थिक समस्याएं, तो भाई निर्धनता वगैरह आ जाएगी, कि आर्थिक समस्याओं के कारण भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में लोग काउंसलिंग नहीं करा पाते, एडमिशन नहीं ले पाते। फिर है शिक्षा संस्थाओं की कमी, कि शिक्षा संस्थाएं भी काफ़ी कम है, किसी किसी स्थान पर तो बहुत ज़्यादा है जैसे बड़े बड़े शहरों में, और किसी किसी जगह पर बहुत कम है, तो बच्चे दूर नहीं जा पाते, नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाते। तो कई सारी असमानताएं अभी भी हैं। अब इसके लिए उपाय क्या किए गए, कि विद्यार्थियों के घर से ज़्यादा दूरी पर शिक्षा संस्थाएं स्थापित ना की जाए। ठीक है, मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं, जितनी भी गर्ल्स वगैरह शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, तो उन्हीं के पास में शिक्षा संस्थाएं स्थापित की जाएं। दूसरा, कि छात्रावास की सुविधा दी जाए। ठीक है, हॉस्टल वगैरह रखा जाए बच्चों के लिए, यातायात के साधन उपलब्ध कराए जाएँ, स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए, बुक्स हैं, ड्रेस है, स्टेशनरी है, इन सभी को निःशुल्क कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम शैक्षिक अवसर में समानता ला सकते हैं। अब दूसरा जो उभरता मुद्दा है वो है शिक्षा का व्यवसायीकरण। अब शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या होता है, तो व्यवसाय का अर्थ है वह कार्य जिससे व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करता है। ठीक है, तो व्यवसाय का अर्थ तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा कार्य जिससे व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करता है, अपना जीवन चलाता है, तो वो कहलाता है व्यवसाय। अब व्यवसायीकरण व शिक्षा का क्या संबंध है वो देख लेते हैं। तो व्यवसायीकरण व शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यवसायीकरण के विभिन्न मार्ग खुलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, कि आपको पता कि व्यवसाय अब आप कब कर पाएंगे, जब आप शिक्षित होंगे। ठीक है, शिक्षा आप ग्रहण करते हैं तब आपके पास कई मार्ग खुल जाते हैं, कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, ठीक है, सीएस करना है, क्या करना है आपको, सारे मार्ग खुल जाते हैं। तभी खुलते हैं ना जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यही है कि डायरेक्ट रिलेशन रहता है इस व्यवसायीकरण और शिक्षा के बीच में। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है बचपन छीनना बाल श्रम। ठीक है, तो बाल श्रम के बारे में बताना है कि बाल श्रम कैसे बचपन छीन लेता है बच्चों का, और वह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक है। ठीक है, कि कैसे जो बाल श्रम है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि बाल श्रम किसे कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ और परिभाषा क्या है। तो बाल श्रमिक वह है जो अपनी 14 वर्ष की आयु पूरी किए बिना किसी दूसरे व्यक्ति के पास मजदूरी लेकर या बिना मजदूरी के कार्य कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई भी बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, वो चाहे रुपए लेकर काम कर रहा हो, चाहे बिना रुपए लेकर काम कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो बाल श्रमिक कहलाएगा। ठीक है, तो बाल श्रमिक ये हो गया। अब बाल श्रम निषेध अधिनियम पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा आता है, बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया था और क्या चीज़ थी। तो 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों द्वारा किसी खतरनाक उद्योग, कारखाने, खान आदि में किया जाने वाला काम बाल श्रम कहलाता है। ठीक है, मतलब 14 वर्ष तक की आयु या उससे कम आयु के जितने भी बच्चे होते हैं, अगर वो किसी भी प्रकार के खतरनाक उद्योगों में, कारखानों में, ठीक है, किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में लगे होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, तो बाल श्रम कहलाता है वो। ठीक है, बाल श्रम निषेध अधिनियम के अनुसार ये डेफिनेशन है, याद कर लेना, 2019 में पूछी भी गई है कि 14 वर्ष से कम आयु की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो खतरनाक उद्योगों में लगे हैं, कारखानों में लगे हैं, और खान में जो भी काम वो करते हैं तो वो बाल श्रम कहलाता है।
अब अनुच्छेद 24 के अनुसार क्या है कि बाल श्रम निषेध है। तो हमने संविधान में ये चीज़ पढ़ी भी थी, अनुच्छेद 24 के बारे में पढ़ा था, 23 के बारे में पढ़ा था कि 23 में था बलात् श्रम और 24 में था बाल श्रम। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम को निषेध कर दिया गया। बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य या कारखानों आदि में लगाना दंडनीय अपराध कर दिया गया। ठीक है, कि अगर आप बच्चों को कारखानों में लगाते हैं, किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में लगाते हैं, तो आपके लिए दंड की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 24 के तहत। अब बाल श्रम के कारण क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि है, गरीबी है, अशिक्षा है, अकुशल श्रमिकों की मांग है। ठीक है, कि लोग कम पढ़े लिखे हैं इसलिए भी इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, कम रुपए में काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर है कि बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक कैसे है। तो आपको पता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कब आया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो आपको पता कि अनुच्छेद 21 का जोड़कर हमने क्या किया था, इसे मौलिक अधिकार बना दिया था। और मौलिक अधिकार ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे अधिकार होते हैं जो हमें मिलते हैं किसकी तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ठीक है, ये हमारे अधिकार हैं। अगर हमारे से ये अधिकार कोई छीनता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट की भी हमें ज़रूरत नहीं, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाएगा। बाद में इसे और सक्रिय करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया, परंतु कुछ स्थितियां इसमें बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो बाद में हमने क्या किया, इस अधिनियम को या जो अधिकार था इसे सक्रिय बनाने के लिए क्या किया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हम लेकर आए। कब लेकर आए, 4 अगस्त 2009 को। परंतु कुछ स्थितियाँ इसमें बाधा उत्पन्न कर रही थी। वो क्या क्या चीज़ थी, तो गरीबी, कि अगर बच्चा गरीब होता है तो वो नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाता, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं होती तब भी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, हम नहीं फ्री में पढ़ा पाते हैं, काम करवाने में लगा देते हैं। अशिक्षा है कि लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें नहीं पता कि पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, वित्तीय संस्थानों की कमी, कि संस्थानों की कमी है, हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, दूर हम भेज नहीं सकते। फिर है कि जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो वो भी एक रीज़न है। पारिवारिक स्थितियाँ ठीक नहीं होती हैं, तो ये भी एक रीज़न हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण जो बाधा उत्पन्न करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में। अब नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या शिक्षा। 2019 में पूछा गया, तो अच्छे से पढ़ना है सभी। यह एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसमें शिक्षा के आगे लगा है जनसंख्या, मतलब जनसंख्या से संबंधित हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। तो एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है ये जिसमें परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, विश्व की जनसंख्या की स्थिति का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, परिवार की स्थिति का अध्ययन करेंगे, समाज की स्थिति का अध्ययन करेंगे, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन करेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों में किसी स्थिति के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण एवं व्यवहार का विकास करना है। ठीक है, तो जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बच्चों में इस स्थिति के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण एवं व्यवहार का विकास करना है। अब जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य क्या है कि बच्चों को जीवन स्तर को उच्च करने के लिए शिक्षा देना है, कि बच्चे अपने जीवन स्तर को कैसे उच्च कर सकते हैं। तो उन्हें बताना कि जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उनके फ़ायदे हैं कि उनके लॉस हैं। ठीक है, तो आपको बताने कि क्या क्या लॉस है जनसंख्या बढ़ने से। ठीक है, तो ये एक उद्देश्य रहता है। दूसरा कि छोटा परिवार, सुखी परिवार के बारे में बताना, कि जितना छोटा परिवार होता है उतना सुखी परिवार होता है, बच्चों को आप बताएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ों को समझेंगे। फिर तीसरा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताएं उन्हें। फिर है कि जनसंख्या वृद्धि से पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देना, कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने से, तो वो सारी चीज़ें आप उन्हें बताएंगे तो थोड़े लोग जानेंगे, समझेंगे। फिर है कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, तो आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि जो बहुत नुकसानदायक है, कि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जो होंगे वो यूज़ करेंगे, पेट्रोल डीजल इन सब की खपत बढ़ेगी, तो काफ़ी लॉस रहते हैं। फिर है कि परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए जनसंख्या शिक्षा की ज़रूरत है, राष्ट्र की प्रगति के लिए ज़रूरत है। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा की योजनाओं की सफलता के लिए ज़रूरत है, और प्राकृतिक संसाधनों के सामंजस्य के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उनका यूज़ भी तो ज़्यादा हम करेंगे। कोयला है, डीजल है, बड़ी मुश्किल में ये बनता है, और हम जनसंख्या बढ़ रही है तो जानते हो कितनी तेज़ी से इनका यूज़ हो रहा है। एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा बना भी नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ सामाजिक विषमताएं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सामाजिक विषमताएं पाई जाती हैं। तो पहला है अलगाववाद, जिसे हम लोग सेपरेटिज्म कहते हैं। किसी बड़े समूह से जाति, धर्म, नस्ल, लैंगिक आदि के आधार पर अलग करने की मांग। जो लोग देश के किसी हिस्से से उन्हें अलग करना चाहते हैं, अलगाववादी कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी बड़े समूह से, जैसे कि हमारा भारत देश है, उसमें से किसी खास जाति वालों को निकाल दें बाहर, या धर्म के आधार पर किसी को बाहर निकालने की कोशिश करें, अलग करने की कोशिश करें, नस्ल या लैंगिक आधार पर किसी को अलग करने की कोशिश करें, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, अलगाववाद कहलाती है। और जो अलग करना चाहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो अलगाववादी कहलाते हैं। अलगाववाद में कई प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, जैसे धर्म के आधार पर भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव। तो आप देख रहे हैं कि धर्म के आधार पर जब हम भेदभाव करते हैं या उन्हें अलग करना चाहते हैं किसी खास धर्म को, ठीक है, तो ये अलगाववाद कहलाता है। या हम रंग के आधार
आधार पर करते हैं, जैसे अमेरिका में आप देख रहे हैं काले गोरों को पसंद नहीं कर रहे, गोरे कालों को पसंद नहीं कर रहे, ठीक है, वो एक दूसरे को अलग करना चाह रहे हैं, तो वो अलगाववाद कहलाता है। ठीक है, जाति के आधार पर जब हम भेदभाव करते हैं तो वो अलगाववाद कहलाता है। ठीक है, और जो अलग करना चाहते हैं वो अलगाववादी कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जातिवाद के बारे में पढ़ लेते हैं, कास्टिज्म कहलाता है। तो जातिवाद एक ही जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश या समाज के हितों का ख्याल ना करके केवल अपनी ही जाति के उत्थान की बात करते हैं और अपनी ही जाति की सामाजिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं। तो आज की पॉलिटिक्स भी इसी पर डिपेंड करती है। हम देखते हैं जातिवाद को पॉलिटिक्स में। तो जातिवाद क्या है कि एक ही जाति के जो व्यक्ति हैं उनकी ये भावना है कि जो देश के या समाज के हितों का ख्याल नहीं करते हैं, केवल अपनी जाति के उत्थान के बारे में सोचते हैं, मतलब अपनी जाति के बारे में सोच रहे हैं, भले ही देश भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपने और अपनी जाति का ही कल्याण करना है। ठीक है, फिर है भाषावाद। भाषावाद क्या होता है? तो किसी भी समाज में व्यक्ति द्वारा अपनी भाषा को प्राथमिकता देते हुए अन्य भाषाओं को निम्न समझना ही भाषावाद कहलाता है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। देखिए होता क्या है भाषावाद में, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हम तमिल भाषियों को या तेलुगु भाषियों को क्या करेंगे, निम्न समझें कि नहीं यार वो तो कुछ है ही नहीं, हिंदी सबसे ऊपर है, हिंदी से ऊपर कुछ भी नहीं है। या वो लोग क्या सोचते हैं कि नहीं तमिल से ऊपर कुछ नहीं है, हिंदी तो कुछ नहीं है, हिंदी वालों की बेइज्जती करते हैं। ठीक है, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं होना चाहिए, राजभाषा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जब कहलाता है ना कि भाषा के आधार पर जब हम भेदभाव करते हैं तो वो भाषावाद कहलाता है। ठीक है, कि हम अपनी भाषा को तो बहुत ऊपर ले जा रहे हैं कि नहीं जो हिंदी बोलते हैं वो सारे अच्छे हैं, जो तमिल बोलते हैं वो अच्छे नहीं हैं, या जो उर्दू बोलते हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ भाषावाद कहलाती है कि जब हम भाषा के आधार पर भेदभाव करते हैं। अब फोर्थ है सांप्रदायिकता। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो वह भाव जो धर्म या संस्कृति के भिन्न होने के कारण एक दूसरे को अलग रहने या एक दूसरे का विरोध करने की प्रेरणा देता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि देश में कई सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं हर बार। ठीक है, जब धर्म के आधार पर या संस्कृति के आधार पर हम भेदभाव करते हैं किसी के साथ, ठीक है, उसे अलग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनका विरोध करते हैं, तो यही चीज़ कहलाती है सांप्रदायिकता। ठीक है, जैसे हिंदू मुस्लिम में काफ़ी आप देखने को मिलता है ये चीज़ें। ठीक है, तो वह भाव जो धर्म या संस्कृति के भिन्न होने के कारण एक दूसरे को अलग रहने या एक दूसरे का विरोध करने की प्रेरणा देता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। अब फिफ्थ है कि सांप्रदायिक सौहार्द। सभी धर्मों जाति का आपस में मिलकर शांतिपूर्वक रहना ही सांप्रदायिक सौहार्द कहलाता है। अब जब सभी धर्म, ठीक है, जितने भी धर्म है भारत में, सभी जातियाँ जब भारत में मिलजुल कर रहती हैं, ठीक है, तो शांतिपूर्वक रहती हैं बिना किसी शोर शराबे के, ठीक है, प्यार से रहती हैं, तो यही चीज़ कहलाती है सांप्रदायिक सौहार्द। ठीक है, दोनों चीज़ें याद कर लेना। ठीक है, बस जस्ट अपोजिट है सांप्रदायिक के। ठीक है, जो सांप्रदायिकता है इसके जस्ट अपोजिट है सांप्रदायिक सौहार्द। सांप्रदायिकता में हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द में हम क्या करते हैं, मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अब इसके बारे में तो आप लिख ही सकते हैं कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ जो आवरण हमें ढके हुए हैं वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। प्रदूषण किसे कहते हैं? तो दूषक पदार्थ जैसे प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होता है, ठीक है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। अब दोनों को क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को? तो इसका अर्थ होता है कि पर्यावरण में अवांछित पदार्थ दूषक या विषैले पदार्थों के मिलने से पर्यावरण का दूषित होना क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण चार प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है कि वायु प्रदूषण का अर्थ होता है कि वायु में जो धूल धुआं गैस आदि के मिलने के कारण वायु का दूषित होना क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। ये आप सभी में लिख सकते हैं कि जैसे कि वायु में अवांछित पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। जल में अवांछित पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ऐसे करके आप बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, कि पानी में अवांछित पदार्थ या घातक तत्वों की उपस्थिति के कारण पानी का दूषित होना क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। फिर ध्वनि प्रदूषण में क्या कि अत्यधिक तीव्र या असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसमें संवेदनाएं प्रभावित होती हैं, ठीक है, जो इंद्रियां होती हैं हमारी वो प्रभावित होती हैं। अब मृदा प्रदूषण क्या है कि मृदा में अनुपयोगी पदार्थ को फेंकना जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। या अवांछित पदार्थों का मृदा में मिलना क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। अब है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, कि क्यों हमें ज़रूरी है कि पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, कि पर्यावरण को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्यों हमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा प्रदूषण पर्यावरण के उद्देश्यों को, मूल्यों को पहचानने में मदद करती है जिससे मानव एवं प्रकृति के बीच अटूट संबंध स्थापित हो सके। ठीक है, तो पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा क्यों ज़रूरी है कि पर्यावरण के जो उद्देश्य हैं, उसके जो मूल हैं, उनको हम पहचान सकें। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि पर्यावरण और मानव के बीच में क्या होगा, अटूट संबंध स्थापित हो पाएगा। अब कैसे हम जागरूक कर सकते हैं? तो नए नए वृक्ष लगाकर हम जागरूक कर सकते हैं। कुएं, तालाब, नदी में अपशिष्ट पदार्थों को नहीं फेंकना चाहिए, ये बताकर जागरूक कर सकते हैं। प्रदूषण से होने वाले रोगों का ज्ञान कराना चाहिए लोगों को। चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए,
अगर चिमनियों का प्रयोग करेंगे तो वायु प्रदूषण नहीं होगा। घर में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा को प्रारंभिक स्तर से प्रदान करना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सिलेबस में ये चीज़ें डालो। ठीक है, छोटे से अगर उन्हें पढ़ाओगे तो जागरूक होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम जागरूक कर सकते हैं पर्यावरण को लेकर। अब नेक्स्ट टॉपिक है जल संचयन एवं संरक्षण। अब ये जल संचयन क्या होता है इसे देख लेते हैं। जल संरक्षण का अर्थ पानी की बर्बादी व जल प्रदूषण को रोकने से है। जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो देखिए, जल संचयन और जल संरक्षण सेम ही चीज़ है। ठीक है, जल को सेव करना है हमें। ठीक है, उसे बचाना है, उसे बर्बाद नहीं करना। तो जल संरक्षण का अर्थ क्या है कि पानी की बर्बादी व जल प्रदूषण को रोकने से, कि हमें जल को प्रदूषित होने से रोकना है, उसकी जो बर्बादी होती है पानी की उसे हमें रोकना है। क्योंकि आपको पता कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन का जो आधार है वो जल है। इसलिए जल के बिना जीवन पर हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके स्रोत क्या होते हैं जल के? तो नदी है, सागर है, झीलें हैं, तालाब, कुएं, हैंडपंप, ये सारे जल के स्रोत हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से हमें जल प्राप्त होता है। जल संरक्षण क्या कहलाता है? तो जल के अनावश्यक उपयोग को कम करने और कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग करना ही जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, कि जल को हम कैसे बचा सकते हैं, कि जल का जो अगर हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है, अनावश्यक यूज़ है, तो उससे हम कम कर सकते हैं कि हम फालतू में ही जल को बहा रहे हैं, तो उसे हमें नहीं करना चाहिए। और कुशलतापूर्वक हम पानी का प्रयोग करें तो यही जल संरक्षण कहलाता है। साथ साथ वर्षा के जल को भी किसी माध्यम से इकट्ठा करना जल संचयन कहलाता है। ठीक है, तो जल संचयन का मतलब है कि जल को हम बचा रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, सेव कर रहे हैं कि कहीं से जैसे वर्षा का जल है हमने उसको क्या किया, रोक लिया। ठीक है, तो ये जल संचयन कहलाएगा। किसी भी माध्यम से हम उसे इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, हमने पाइप वाइप लगा के क्या किया कि जितना भी जल बारिश में छत पर जा रहा था, छत से क्या हुआ, अंडरग्राउंड में हम उसे सेव कर ले रहे हैं। तो वो जल संचयन कहलाता है। और जल संरक्षण क्या है कि अनावश्यक उपयोग को हम कम कर दें। ठीक है, कुशलतापूर्वक पानी का यूज़ करने लगे, तो ये जल संरक्षण कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? तो भूमि की भांति जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्षा का जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता, इसलिए जल की आवश्यकता पड़ने पर उसकी पूर्ति के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, तो आपको पता कि अब जल का यूज़ हर जगह करते हैं, जैसे खेतों में भी हमें जल का यूज़ करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जो पीने वाला जल जो थोड़ा बहुत है हमारे पास, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज है पीने वाले जल का, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं खेतों में। लेकिन हमें क्या कि अगर हम वर्षा का जल सेव कर लेंगे तो हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, उस जल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जल संरक्षण की ज़रूरत है। अब भूमि संरक्षण क्या कहलाता है? तो भूमि की उत्पादकता को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए तथा उससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, आपको पता कि भूमि की उत्पादकता भी एक टाइम पे खत्म हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे अगर हम ज़्यादा उसका यूज़ करते, ज़्यादा रसायनों का यूज़ करते हैं, तो हमें अगर उसकी उत्पादकता लंबे समय तक बनाए रखनी है और उससे लाभ प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना है कि भूमि संरक्षण बहुत आवश्यक है। अब भूमि संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो भूमि के कटाव को रोक सकते हैं। ठीक है, वृक्ष वगैरह लगा सकते हैं जिससे भूमि का कटाव ना हो, अपरदन ना हो। भूमि की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए फसलों को बदल बदल कर बो सकते हैं। कि जैसे हमने पहले तिलहन फसल बोई है तो फिर हम दलहन बो सकते हैं, फिर दलहन बोई है तो हम उसके बाद तिलहन बो सकते हैं। या पहले ऐसी फसलें बोई हैं जिसमें ज़्यादा जल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बाद हम ऐसी फसलों को बोएं जिसमें कम जल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप लेखपाल की तैयारी करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप करके भूमि संरक्षण कर सकते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, इसके बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें, पहले तो ये जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी गैसें होती हैं। तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं जिसे। ठीक है, आदि के बढ़ने के कारण औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, पूरे पृथ्वी का हम जब औसत तापमान निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो 14 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि 37 डिग्री 38 डिग्री तो सिर्फ मार्च के महीने में हो जाता है। ठीक है, कितना तापमान बढ़ रहा है। तो ये जो तापमान बढ़ रहा है ये क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। कि पृथ्वी का जो औसत तापमान में जो वृद्धि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? तो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनकी वजह से होता है। और ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें आती हैं? तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सीएफसी है, जलवाष्प है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आ जाती हैं। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, तेल को जलाने के कारण व पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीनहाउस गैसों के कारण होता है। ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो ये एक दो दिन का काम नहीं है, लंबे समय से, लंबे सदियों से, ठीक है, कई सालों से ये चीज़ें चल रही है। ये हम जो कोयला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, इनमें से जो धुआं वगैरह निकलता है उसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे करके ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब ये भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण किसे कहते हैं? जैसे हम लोग इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है, अर्थात वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है।
तो देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं या आपने बीकॉम की है तो आप ये चीज़ अच्छे से जानते होंगे, ये शब्द बहुत अच्छे से सुना होगा, ग्लोबलाइजेशन। ये होता क्या है कि ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि जितनी भी अर्थव्यवस्था है, चाहे वो अमेरिका की हो, चीन की हो, भारत की हो, जर्मनी की हो, इंग्लैंड की हो, ठीक है, सारी अर्थव्यवस्था में वो एक साथ कर देना, सारी अर्थव्यवस्था को जोड़ देना। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं कि इंग्लैंड के साथ व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, ठीक है, चाइना के साथ कर रहे हैं। तो जब हम व्यापार करते हैं, पहले क्या होता था कि ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो हम अपनी चीज़ों को किसी दूसरे देश में नहीं बेचते थे, और किसी दूसरे देश की चीज़ें भारत में नहीं बिकती थी। ठीक है, पहले ऐसा चलता था। तो 1991 के बाद ये ग्लोबलाइजेशन आया था। इसके बाद हम क्या करते थे कि अपनी चीज़ों को दूसरे देशों में भेजना शुरू कर दिया, हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। अब भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि है। तो सेम चीज़ है, 2019 में 2 बार आया, 16 में आया, इंपॉर्टेंट है। तो भूमंडलीय ताप वृद्धि का मतलब यही है कि जो भूमंडल है पृथ्वी का, उसमें ताप में जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसका जो एवरेज तापमान है उसमें जो वृद्धि हो रही है, उसी को हम लोग कहते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। अब इसे कैसे रोका जा सकता है? तो उसके उपाय बताएं कि वृक्षों को लगाओ, ठीक है, मानो जो मनुष्य हैं उन्हें जागरूक करो, ताप वृद्धि करने वाली जो गैसें उनका कम से कम उपयोग करो, जैसे CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे निकलती है, तो बहुत कम से कम यूज़ करना है हमें। फिर है लैंगिक असमानता। तो आप बता सकते हैं लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लैंगिक असमानता कहते हैं। कारण क्या होता है कि लैंगिक रूढ़िवादिता बढ़ी पड़ी है, ठीक है, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण ये भेदभाव होता है। अशिक्षा, लोग कम शिक्षित हैं इसलिए भेदभाव होता है। जागरूक नहीं है लोग, इसलिए भी ये भेदभाव होता है। अब है मानवीय मूल्यों की शिक्षा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप बनाकर बहुत कम लिख पाएंगे, इसलिए सही से पढ़ लेना। तो मूल्य को अंग्रेजी में वैल्यू कहते हैं, ठीक है, ये वैल्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वैल्यू लैटिन भाषा के शब्द वैलियर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है योग्यता, उपयोगिता, उत्तमता, कीमत, महत्व आदि। ठीक है, जो मूल शब्द है वो अंग्रेजी के वैल्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के साथ वैलियर से हुई है, जिसका अर्थ है योग्यता, उपयोगिता, उत्तमता, कीमत, महत्व आदि। इस प्रकार मूल शब्द का अर्थ व्यक्ति या वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए, मूल्य कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा गुण है इंसान का, जैसे आप ईमानदार हैं तो ये आपका गुण है, ठीक है, इससे आपकी वैल्यू बढ़ रही है। और क्या हो रहा है कि लोग आपको जान रहे हैं कि आप सच बोलते हैं, ईमानदारी का साथ देते हैं, ठीक है, तो कोई भी झगड़ा वगैरह होता है आपके पास पहुंच जाते हैं, तो ये आपकी वैल्यू है। तो यही चीज़ मूल्य कहलाती है, क्योंकि ये इससे क्या होता है मूल्य से कि आपका सम्मान में वृद्धि हो रही है, ठीक है, आप उपयोगी सिद्ध हो जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की क्या भूमिका है? तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि मूल्यों के विकास की जो शुरुआत होती है वो परिवार से ही होती है। तो पहले हम देखते हैं घर या परिवार का अर्थ। तो फैमिली शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है नौकर। ठीक है, याद रखना कि जो फैमिली शब्द है ना उसका अर्थ नौकर होता है। इस प्रकार परिवार का जो शाब्दिक अर्थ है ऐसी संस्था जो सेवा या नौकर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो वो घर वाले वे जो हमारे हैं वो नौकर के रूप में ही तो कार्य कर रहे हैं, कि घर का सारा काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ठीक है, कोई कमाने के लिए बाहर जा रहा है, तो ये सब नौकर की तरह ही कार्य कर रहे हैं। तो परिवार का शाब्दिक अर्थ है ऐसी संस्था जो सेवा या नौकर के रूप में कार्य करती है। परिवार मानवीय समूह में सबसे पुराना आधार है। ये एक ऐसी समिति है जिसमें परंपरागत नियमों के अनुसार सदस्यों को चलना पड़ता है। ठीक है, हर परिवार के कुछ नियम होते हैं कि 8 बजे तक खाना खा लेना है, 9 बजे तक सो जाना है, 10 बजे तक फिर से मोबाइल चलाना है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, हर हर परिवार के अपने नियम होते हैं। अब मूल्यों के विकास में परिवार की क्या भूमिका है? तो घर परिवार को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। प्राचीन काल में तो घर ही बालक की समस्त शिक्षा एवं मूल्यों का विकास का केंद्र माना जाता था, क्योंकि प्राचीन काल में क्या था कि विद्यालय वगैरह नहीं थे, गुरुकुल वगैरह भी इतने नहीं होते थे, तो बच्चों को घर में ही सिखाया जाता है। माता पिता जो होते थे वही शिक्षा देते थे बच्चों को, ठीक है, वही गुणों का विकास करते थे, चरित्र का निर्माण करते थे। तो परिवार ही मूल्यों के विकास की प्रथम सीढ़ी है। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समुदाय बनता है, और समुदाय से एक समाज बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब समाज तथा मूल शिक्षा का क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है? तो एडम स्मिथ के अनुसार मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के लिए जो कृत्रिम उपाय किए हुए समाज है। देखिए, एक नंबर में एक पूछा जा चुका है, इसलिए याद करना, एक नंबर में ये चीज़ आ चुकी है। देखिए, सारे नोट्स में आपको चीज़ें मिल रही हैं। और ये लाइन किस में आई थी? तो प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने कराया था उसमें ये आई थी कि किसने कहा था कि मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के लिए जो कृत्रिम उपाय किए हैं वह समाज है। तो एडम स्मिथ की ये लाइन है। जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ इन्हीं संबंधों के आधार पर जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बना बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, जनसंचार के साधनों द्वारा समाज बच्चों में अच्छे मूल्यों का विकास करते हैं। ये साधन निम्न होते हैं। मतलब कौन कौन सी जनसंचार के ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा बच्चों में अच्छे मूल्यों का विकास किया जा सकता है? तो आकाशवाणी है, दूरदर्शन में कई आपको पता है पहले स्टोरीज आती थी, शक्तिमान आता था, शक्तिमान में छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी, अगर आपने देखा हो उस टाइम, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती थी शक्तिमान के द्वारा। चलचित्र टीवी के माध्यम से या नए नए जो देख रहे हैं चीज़ें, उसमें कई ऐसे सीरियल आते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। टेप रिकॉर्डर है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, उसमें काफ़ी स्टोरीज वगैरह आती हैं। समाचार पत्र में भी आपको पता है किसी खास दिन एक सेक्शन ऐसे भी रहता है जिसमें कहानियाँ वगैरह आती हैं, तो उनसे भी मूल्यों के विकास होता है बच्चों में।
विद्यालय की क्या भूमिका है, तो विद्यालय तो आपको पता ही है कि एक लघु समाज का ये प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इसे भी हम समाज कह सकते हैं, छोटा समाज विद्यालय को। और यह सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षक है, ठीक है। ये बच्चों को सिखाता है नई नई चीज़ें, जिससे क्या होता है संस्कृति हमारी बची रहती है, मूल्यों एवं गुणों का विकास करता है, बहुमुखी चेतना का विकास करता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कि मूल्यों के विकास में योगदान। तो खेल कूद है, व्यायाम है, प्रदर्शन है, कार्यक्रम है, इनके द्वारा मूल्यों का विकास किया जा सकता है। प्रातःकालीन जो सभा होती है, ठीक है, स्कूल में, उनके द्वारा मूल्यों का विकास करते हैं। आप देखते हैं कि जो प्रातःकालीन सभा होती है उसमें टीचर होता है, प्रिंसिपल होता है, कुछ ना कुछ बातें आपको बताता है अच्छी सी, ठीक है, जिससे मूल्यों का विकास किया जा सकता है। विद्यालय में जो समाज सेवा के प्रोग्राम होते हैं, राष्ट्रीय कैडेट डोर, जो एनसीसी वगैरह प्रोग्राम है, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा है, इन सब का आप आयोजन करा सकते हैं, इससे भी मूल्यों का विकास होता है। स्काउट गाइड का प्रोग्राम करा सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में नैतिक शिक्षा को सम्मिलित कर सकते हैं, इससे भी मूल्यों में विकास हो सकता है। फिर है कि राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा। तो राष्ट्रीय एकता क्या है कि राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य है राष्ट्र के सभी निवासियों की वह आंतरिक एकता, जिसमें वह अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति एवं प्रांत के संकीर्ण हितों को छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र के हित का ध्यान रखते हैं। तो राष्ट्रीय एकता आपको ये चीज़ अच्छे से जानते हो कि राष्ट्रीय एकता के बारे में लिख लेंगे कि राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य है कि जब राष्ट्र के सभी लोग, ठीक है, जितने भी निवासी हैं सभी, अपनी आंतरिक एकता, जिसमें वह अपनी जाति, धर्म, ठीक है, संप्रदाय, संस्कृति, प्रांत, सभी को भूल जाते हैं, उनके हितों को भूल जाते हैं और सब कुछ छोड़कर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो यही राष्ट्रीय एकता कहलाती है। तो राष्ट्रीय एकता के साधन क्या है कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे आपके अंदर राष्ट्रीय एकता का विकास हो सकता है। तो पहले है बौद्धिक साधन। बौद्धिक साधनों में आपको पाठ से आगामी क्रियाएं आ सकती हैं, जैसे प्रतियोगिता वगैरह आपने कराई, ठीक है, जैसे 15 अगस्त का प्रोग्राम आया तो आपने कोई प्रतियोगिता स्टार्ट कर दी, ठीक है, उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय एकता का विकास कर सकते हैं। पाठ्यक्रम क्रियाएं जैसे लोकगीत है, कहानी सुनाकर बच्चों के अंदर आप राष्ट्रीय एकता का विकास कर सकते हैं। फिर आता है शारीरिक साधन, इसमें स्काउट गाइड है, एनसीसी है, एनएसएस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। संवेगात्मक साधन में नाटक, कहानी या चित्र, इनके माध्यम से आप राष्ट्रीय एकता का विकास कर सकते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय एकता के निर्माण के पक्ष कौन कौन से होते हैं, तो व्यक्तिगत एकता, सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता, संवेगात्मक एकता, भाषाई एकता और आर्थिक एकता। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। अब अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या होती है, तो गोल्ड स्मिथ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन संपूर्ण विश्व का नागरिक भी है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीयता क्या बताती है गोल्ड स्मिथ के अनुसार, कि जो अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है, ठीक है, जो व्यक्ति को ये बताती है कि वो खाली अपने राज्य का नहीं, मतलब अपने देश का ही नहीं है, पूरे विश्व का भी एक नागरिक है, ठीक है। उसे पूरे विश्व के बारे में सोचना है, ठीक है, सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं सोचना। तो ये कहा है गोल्ड स्मिथ ने। विभिन्न देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध एवं अच्छी भावना ही अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को व्यक्त करती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का मतलब यही होता है कि सभी देश मिलजुल कर रहें, ठीक है, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, मतलब लड़ाई वड़ाई ना करें, ठीक है, युद्ध वगैरह की जो चीज़ें आती हैं ना वो बिल्कुल ना सुनने को मिलें। तो यही कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। इसकी आवश्यकता क्यों है, तो वैज्ञानिक तकनीकी का विकास होता है इससे, कि अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो आपको पता है कि चीन बहुत प्रगति कर रहा है तो हम भी उससे कुछ चीज़ें सीखेंगे, या रसिया बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है, चीज़ें बना रहा है तो हम उससे कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो हमें वैज्ञानिक तकनीकी का भी विकास होगा और राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता भी एक दूसरे पर बढ़ेगी। फिर है कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ठीक है। आपको पता है कि विश्व में शांति बनाए रखें इसलिए हमने यूएन की स्थापना की थी 24 अक्टूबर 1945 को, आपको याद हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि विश्व में शांति बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, ठीक है। तो ये काम किसका है, यूएन का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का है। अब नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। तो लोकतांत्रिक विकास किसे कहते हैं, तो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो लोकतंत्र को जनतंत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जनता का शासन, ठीक है। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो इसे हम लोग जनतंत्र भी कहते थे लोकतंत्र को, और इसका अर्थ होता है जनता का शासन, जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं वो शासन करते हैं, ठीक है। जनता ही उन्हें चुनती है और जनता के लिए ही शासन किया जाता है। तो लोकतंत्र जो है वो शासन की वह प्रणाली है जिसमें लोगों को शासन लोगों द्वारा और लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस लाइन है, ये किसने कही थी, तो ये अब्राहम लिंकन की लाइन थी कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें लोगों का शासन लोगों द्वारा और लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। लोकतंत्र में संपूर्ण जनता भाग लेती है। अब वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण देख लेते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का अर्थ है इस प्रकार के गुणों का विकास करना जो अंधविश्वास, पक्षपात, कुरीतियों तथा बुराइयों का दूर करे और बौद्धिक विकास करे, ठीक है। अगर वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी दृष्टिकोण से हम विकसित हो जाते हैं तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम अभी भी मानते हैं कि हाँ ये कोई ना कोई अंधविश्वास है, ठीक है। अंधविश्वास को लेकर हम चीज़ें मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न पता चलता है तो वो अंधविश्वास दूर हो जाता है। तो यही है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का अर्थ है इस प्रकार के गुणों का विकास करना जो अंधविश्वास, पक्षपात, कुरीतियों तथा बुराइयों को दूर करे तथा बौद्धिक विकास करे।
फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के उपाय, कि कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न किया जा सकता है। तो पहला है कि प्रकृति के रहस्यों को समझाना, कि जो लोग हैं उन्हें बताओ कि क्यों ये ऐसी चीज़ हो रही है, क्यों सूरज है रात को गायब हो जाता है, क्यों चंद्रमा रात को ही निकलता है। ये सारी चीज़ें आप बताएंगे तब वो समझेंगे, नहीं तो इसके पीछे कोई ना कोई धारणा को वो बना लेंगे और वही चलती रहेगी। फिर है कि विज्ञान का व्यापक अध्ययन कराना, कि विज्ञान के बारे में लोगों को बताएं, ठीक है, उसका पूरा अध्ययन कराएं। विज्ञान संबंधी क्रियाएं आयोजित कराना, ये विज्ञान से संबंधित जो जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उन्हें आयोजन कराएं, ठीक है, उनका आयोजन कराएं, जिससे लोग समझ सकें कि ऐसा क्यों होता है। प्रयोगशाला का समुचित उपयोग करना, कि जो प्रयोगशाला है तो उसका अच्छे से उपयोग करना सिखाएं उन्हें। वातावरण को वैज्ञानिक बनाएं, कि ज़्यादातर जो भी बातें होती हैं वातावरण में, ठीक है, जिस समाज में आप रह रहे हैं, तो वैज्ञानिक ढंग से आप बातें करें, ठीक है, उन बातों को बताएं जिससे उन्हें लगे कि हाँ इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है। आधुनिक युग में विज्ञान का क्या उपयोग है? तो विज्ञान के द्वारा मानव जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। वर्तमान समय में विज्ञान ने हमारे जीवन की बहुत सी कठिनाइयों को दूर किया है, ठीक है, तो आप जान ही सकते हैं कि विज्ञान ने क्या क्या हेल्प की हमारे लिए। कपड़े पहले हम हाथों से धोते, आज हम वॉशिंग मशीन से धो रहे हैं। फ़ोन करने के लिए पहले हम चिट्ठियाँ भेजते थे बात करने के लिए, आज हम मैसेज कर देते हैं व्हाट्सअप पे, ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी टेबल बना ले रहे हैं, ठीक है, साड़ियाँ वगैरह बना ले रहे हैं, हिसाब किताब देख ले रहे हैं सारा का सारा, ठीक है। तो कितनी चीज़ें हम कर ले रहे हैं, ठीक है, शादी के कार्ड बना लेते हैं, सब कुछ तो कर लेते हैं इससे। रेडियो के माध्यम से कोई भी खबर हम कहीं भी पहुंचा देते हैं, ठीक है। पेंसिल है, बिजली का सामान है, रेलगाड़ी है, तो ये सारी चीज़ें विज्ञान की ही देन है, ठीक है। तो आपका सिलेबस जो है ना कंप्लीट हो गया है इसमें, किसका, वर्तमान भारतीय समाज का जितना भी सिलेबस था कंप्लीट हो गया है। अच्छे से पढ़ लेना, पॉइंट्स को याद रखना, एक बार देख लेंगे ना वीडियो सारी, तो बस आपको बना बना कर आप लिख देंगे, भले ही आपको ऐसा लगे, क्योंकि पेपर टाइम हमेशा ऐसा लगता है कि हम कितना भी पढ़ लें लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं हुआ। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो भले ही आपको वो चीज़ें याद ना आए, लेकिन आप उनके बारे में बनाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को, तो आप उसके आंसर लिख लेंगे, ठीक है, अच्छे से लिख लेंगे। तो ठीक है, तो तैयारी में लगे रहिए। कल मैं कोशिश करूँगा सोशल साइंस की वीडियो बनाने की, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।